हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ क्लास 8 हिंदी व्याकरण के लिए संधि और संधि विच्छेद। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि आप सभी के लिए अद्भुत बैच लेकर आ चुका है आपका प्यारा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। तो इसका जल्द से जल्द पार्ट बनिए और इसमें आप कैसे अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं, कैसा ये बैच है, क्या चीज़ें हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं उनको आप जानना चाहते हो, कैसे हम सबसे पहले, मैंने तो बोल दिया कि शुरू हो गया तो हम इसको ज्वाइन कैसे करें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर जब आप बात करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो उसमें एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए और जल्द से जल्द आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। तो ये तो मैंने बता दिया अद्भुत बैच के बारे में। अब ये बता दूं कि ये चूँकि शुरू हो चुका है तो ऐसा ना हो कि आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाएं, इसलिए जल्द से जल्द इसको आप जो है इसमें एनरोलमेंट कराइए और फटाफट पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस तो हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा है तो पढ़ना भी ज़रूरी है ना। तो चलिए आज का हम बता देते हैं आपका टॉपिक। ये है संधि। क्लास 8 के लिए मैं लेकर आई हूँ। संधि क्या होती है, ये कितने तरीके की होती है, इनके विच्छेद कैसे किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के, इनके नियमों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। वैसे तो ये खाली सिर्फ 3 तरह की होती है, लेकिन इनके कुछ नियम बहुत ज़्यादा होते हैं, उन नियमों को समझना और करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है संधि का अर्थ और उसकी परिभाषा। संधि क्या होती है? निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब सबसे पहला शब्द आपके सामने आया, ये विकार। विकार का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले समझिए कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण अर्थात ये जो आपका स्वर और व्यंजन हम लोगों ने जो पढ़े हुए हैं, व्याकरण में सबसे पहले हमारे पास वर्ण आए थे, भाषा लिपि के बाद वर्ण आए थे। तो वर्णों में हमने क्या देखा था? 2 तरीके के हैं, स्वर और व्यंजन। तो इन्हीं वर्णों में जो हमारी वर्णमाला में का, खा, गा, गा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सारे वर्ण हैं। इन वर्णों को जब आपस में मिलाया जाता है तो इनको मिलाने के अपने नियम होते हैं, जो भी आगे हम आपको बताएंगे। जब इनको मिलाया जाता है तो कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। वही चेंजेस आपके क्या कहलाते हैं? परिवर्तन। तो विकार का मतलब क्या होता है? वो होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, ठीक है। अब ये परिवर्तन किन नियमों के तहत होते हैं ये अभी हम आगे समझेंगे। तो समझ में आ गया, जब दो हम वर्णों को निकटवर्ती, निकटवर्ती का तात्पर्य क्या है? जब 2 वर्ण ले रहे हैं तो आपस में मिलाएंगे ना उनको, तो उनको निकटवर्ती बोलेंगे। उन वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन हुआ वो आपका संधि कहलाता है। अब जैसे यहाँ दिया है हिम प्लस आलय, तो क्या बना? हिमालय। आपको वर्ण विच्छेद मैंने समझाया था ना, तो संधि के लिए सबसे पहले वर्ण विच्छेद को समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्याकरण में हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई चीज ऐसी मत सोचिएगा कि ये अरे इसको ना पढ़े चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। एक चीज छोड़ोगे तो मतलब दूसरे में जाकर उस मामले में फंस जाओगे। तो जैसे मैंने भी बताया कि संधि में आपको वर्ण विच्छेद और वर्णों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप संधि सही तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं हिम प्लस आलय, तो अब अगर हम हिम का विच्छेद करेंगे, अब यहाँ पर जो निकटवर्ती, जैसे यहाँ पर दिया है निकटवर्ती 2 वर्ण, अब निकटवर्ती 2 वर्ण कौन से हैं? माँ है और आ है। अब संधि इन्हीं दोनों में होनी है, ही और लय में नहीं होना है, ठीक है। तो अब इनमें जब किया जा रहा है तो इनका पहले आपको विच्छेद समझना जरूरी है। अब यहाँ पर माँ है, माँ एक व्यंजन है, आ एक स्वर है। तो यहां पर जब हम माँ करेंगे तो माँ को हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्वर रहित करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम प्लस करके देखेंगे, ये आ है, ये आ है, तो ये हमने माँ का, इस माँ का हमने विच्छेद किया। माँ के अंत में क्या निकला? आ निकला। अब बेसिकली जो अगर हम जोड़ रहे हैं तो हम आ प्लस आ को जोड़ रहे हैं। ये माँ अपनी जगह रहेगा, ये आ प्लस आ जुड़ेगा। जब छोटा आ प्लस बड़ा आ जुड़ता है तो हमेशा क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। तो बेसिकली अब यहां पर क्या हमें करना है? आ। तो हमने सबसे पहले तो ही ले लिया, फिर हमने यहां माँ लिया, ये जो माँ है ना, अब मेन चक्कर इसी में संधि होनी है।
अब यहाँ पर माँ हमने क्या कर दिया था, स्वर रहित कर दिया था, ये स्वर रहित माँ लिया। फिर अब हमने आ और प्लस आ क्या हुआ, बड़ा आ। अब इसमें जब हम बड़ा आ जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा आके आप बताओ मुझे, ये बन जाएगा माँ। क्या बन जाता है, माँ। तो अब हमने यहाँ पर, अब समझ में आया यहाँ पर माँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे तो माँ पे आके मात्रा नहीं लगी थी, यहाँ पर लगी थी। तो ये देखने में जितना आसान लग रहा है आपको, बड़ा आ था, बड़ा हटा के यहाँ पे आ की मात्रा लगा दी, लेकिन बेसिकली उसके कॉम्प्लिकेशंस ये हैं, ये इस उसमें चलता है। अब आपको समझ में आया, ये माँ आया और फिर ये वाला लय उठाकर हमने यहाँ पर ये लय रख दिया। तो संधि किसमें हुई, सिर्फ इसमें, इतने में ये संधि हुई है, तब जाकर ये बना हिम प्लस आलय हिमालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महा प्लस ईश महेश। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर संधि हो रही है हा प्लस ई में। अब यहां पर आपका जो ये हा आया है, हा को हमने पहले स्वर रहित किया, फिर इसमें क्या था, बड़े आ की मात्रा थी, इसमें से बड़ा आ अलग कर दिया। अब संधि हमें किसमें करनी थी, संधि हमें करनी है अब बड़ा आ और प्लस ई में करनी है। तो अब हम जब बड़ा आ और प्लस ई ले रहे हैं तो संधि के नियमों के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ए बन जाता है। जो संधि के अभी आगे नियम आपको मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आ प्लस ई बनता है ए। तो यहां पर अब समझ में आया, हमने यहां मा लिया और ये हा और ई मिलाकर बन गया हा के ऊपर ए की मात्रा। समझ में आया, ये जो हा था अब हमने ये ए बन गया, एक तो ये हा है और इसको और ई को मिलाकर ए बन गया। अब संधि हमें किसमें करनी है, हा प्लस ए। अब हा प्लस ए क्या हो जाएगा, हे हो जाएगा। तो बन गया हे और यहां का ले लिया शाह। समझ में आया महेश कैसे बना। तो मेन हमारा जो है वो संधि किसमें हुई, हे में हुई, बना आकर महेश। अब यहां पर आया प्रति प्लस एक, क्या आया, प्रति प्लस एक। तो इसमें भी क्या नियम है, अब यहां पर ई आ रहा है देखो अंत में, और यहां ए आ रहा है दिख रहा है। तो ई और ए क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है, ठीक है। तो वो बन गया। फिर तथा प्लस एव, यहां पर आ प्लस ए बन जाता है अय, तो वो आपका ए हो गया। तो ये सारे जो नियम हैं ये आपको मैं अब आगे पढ़ाऊंगी। तो मेन संधि किसमें होती है, हमेशा ध्यान रखिए, वर्णों में संधि होती है। जो आपस के निकटवर्ती वर्ण होते हैं उनमें संधियां होती हैं। अब संधि विच्छेद क्या होता है, संधि जोड़ना तो आपने देख लिया। अब इसी में आप समझिए कि जब एक शब्द दिया जाता है तो इसको अलग कैसे करते हैं। अलग करने के भी तो नियम है, जो जोड़ने के नियम है वही आपके अलग करने के नियम होंगे। जैसे यहां दिया है, जब जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग किया जाता है तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। अब जोड़ने का जो नियम वही अलग करने का नियम, इसमें कुछ और ज्यादा नहीं होगा। अब जैसे आप देख रहे हो नरेश, अब यहां पर क्या आ रहा है, नरेश। अब नरेश में जब अलग कर रहे हैं तो नर प्लस ईश आ रहा है। अब यहां पर जो विग्रह हो रहा है वो एश में हो रहा है, वही चीज आ रही है जो यहां पर आ रही है। आ प्लस ई क्या बनता है आपका, ए बनता है। तो वही ए आपको यहां दिख रहा था। फिर आते हैं विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो अब यहां पर विद्या और यहां बड़ा आ है, आपको दिख रहा है। तो यहां का जो विद्या का बड़ा आ और इसका छोटा आ अलग अलग हो गया। फिर आते हैं सज्जन, सत प्लस जन आ रहा है, यहां पर हमने जो जुड़ा हुआ था सज्जन, सत प्लस जन यानी कि सज्जन। फिर आते हैं गायक, गए प्लस अक। तो यहां पर जो नियम आपके जोड़ने के रहेंगे वही अलग करने के रहेंगे। वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है और वर्णों को जोड़ देना आपका संधि कहलाता है। अब संधि के भेद क्या होते हैं, संधि तीन तरह की है। अब चूंकि हमारे जो वर्ण होते हैं वो भी आपके दो तरीके के हमने पढ़े हैं, स्वर और व्यंजन। उसमें एक चीज हमने और पढ़ी थी विसर्ग, तो यहां पर वो विसर्ग भी जुड़ जाता है। तो पहली संधि जो है वो होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो चलिए एक एक करके चलना शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से इन सबको देखिएगा। स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि आपको सबसे पहले समझनी है कि स्वर संधि होती क्या है, फिर उसके आगे इसके भेद समझेंगे। क्या है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में हमेशा दो स्वर आपस में मिलेंगे,
स्वर क्या है अब आप मुझे बता सकते हैं? आप लोग को मैंने पढ़ाया है, अगर स्वर याद हैं तो पता होगा स्वर क्या है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ। ये आपके 11 स्वर होते हैं। ध्यान रखना, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। कैसे होते हैं आपको बता दूं, ध्यान रखिए। हिंदी में ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है जब आप हिंदी पढ़ते हो संस्कृत पढ़ते हो। हिंदी में आपके 11 स्वर होते हैं, ठीक है, स्वर अभी जो मैंने पढ़ के बताए वो। और संस्कृत में आपके 13 स्वर होते हैं। ये जो 13 स्वर होते हैं, इसमें जो 2 एडिशन वाले होते हैं आपके, वो कौन से रहते हैं? एक ली और एक री। ये जो है आपस में मिल जाते हैं। एक री ऐसे बनता है ना, अब उसमें एक तो री से ऋषि होता है और एक री के नीचे और हम जोड़ देते हैं तो री हो जाता है, और दूसरा जो है एक बनता है वो ली बनता है। ये 2 स्वर जो हैं ये हमेशा संस्कृत में जुड़ जाते हैं। तो जो 11 स्वर हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ, ये 11 स्वरों में संस्कृत में ये 2 और जुड़ जाते हैं, इसलिए ये आपके 13 स्वर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब कंफ्यूजन नहीं रखना कि वह हिंदी में आपको 11 बजाए जाते हैं, संस्कृत में 13 क्यों होते हैं, और 13 क्यों होते हैं इनमें, क्योंकि 2 स्वर जुड़ते हैं। अब चूंकि हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, सॉरी हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आपको हिंदी पे ध्यान देना है कि हिंदी में आपके 11 स्वर लेकर हम चलेंगे। अब यहां पर जब हम स्वर संधि में हमेशा स्वरों का मेल करते हैं, यानी कि जो 11 स्वर बताए हैं यही आपस में मिलते रहेंगे, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? स्वर संधि कहलाते हैं। अब याद यहां विद्या, अब आप देख रहे हो विद्या का अंतिम वर्ण आ है, क्योंकि यहां पर अब विद्या का पहले विच्छेद कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या है? द्या प्लस या। अब इस या को भी अगर हम अलग कर लेंगे तो बड़ा आ निकल आएगा। जैसे यहां पर विद, तो अंतिम या वर्ण या आपका यहां क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। हम सिर्फ इतना, हमने इतना विग्रह किया है, आधा दा प्लस आधा या प्लस बड़ा आ, और यहां पर आलय का भी बड़ा आ है। तो आप देख रहे हो यहां पर, यहां विद्या का अंतिम वर्ण आ है और आलय का प्रथम वर्ण आ है। अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण आ है, दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाते हैं। तो जो आपका स्वर संधि के नियम है, दीर्घ संधि का नियम, ये दीर्घ संधि होगी आपकी आ प्लस आ, इससे हमेशा क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। ये संधि का नियम है। तो आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है, दोनों ही स्वर हैं, अतः यहां स्वर संधि है। तो जहां पर स्वर और स्वर मिलेंगे, जैसे अब आपको मैं बता दूं, जैसे छोटा आ है प्लस बड़ी ई है, तो ये भी आपका क्या है? दोनों स्वर हैं। उसी तरीके से यहां पर आपका ए है, आपका क्या कहते हैं? री आता है, री आता है। तो ये सभी जो है ये सब स्वर हैं, जब आपस में ये मिलेंगे तो इन नियमों के तहत ये सभी क्या बन जाते हैं? स्वर संधि के आते हैं। हमेशा पहला स्वर का जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण अगर स्वर है तो वहां पर स्वर संधि रहती है। क्या रहता है? स्वर संधि रहती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको यहां से, भाई अभी तो हमने देखा कि खाली संधि के 3 थे, लेकिन अब स्वर संधि के जो हैं वो कितने? 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे और इनके नियम भी ध्यान से, क्योंकि इन सभी को करने के नियम अलग अलग हैं। अब ये अलग नियम क्या है? ध्यान दीजिए। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या है? हस्वर या दीर्घ स्वर आ ई उ के आगे क्रमशः हस् या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाता है। अब यहां पर क्या है? ध्यान दीजिए, इन्होंने जो बताया है, क्या बताया? हस्वर क्या होते हैं? याद है? हस्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है वो हस्वर कहलाते हैं, और जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब ये हस्वर दीर्घ स्वर पहले आप समझ लो क्या है, ठीक है? नहीं तो फिर आगे आपका, वैसे तो मैं ये आपको बता चुकी हूं, लेकिन आपको यहां कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आपको फिर से बता रहे हैं। हस्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई,
छोटा ऊ और री से ऋषि। इनको बोलने में कम समय लगता है, लेकिन हम दीर्घ स्वर में आएंगे तो क्या होगा बताइए। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अब हो गया छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ। ठीक है, तो ये कितने हुए, 1 2 3 4, ये 4 हैं और ये कितने हो जाएंगे आप बताओ, 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल हो जाएंगे 7। तो हस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब जैसे आ ई उ री, इनको बोलने में कितना कम समय लगा, तो ये हस्व स्वर कहलाए। दीर्घ स्वर क्या हुए, आ ई उ ए ओ औ। हर को देखने में उससे डबल, हस्व स्वर से डबल समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। तो क्लियर हुआ हस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होता है। अब यहां पर आ जाइए इसके नियम में। अब उन्होंने क्या बोला, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये आपके हस्व स्वर, सिर्फ ये 3। यहां पर इस चौथे की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। सिर्फ 3, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ को क्रमशः हस्व स्वर दीर्घ स्वर, यानी कि छोटा आ छोटी ऊ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर दिया है, यहां पर इन्होंने दिया क्या, अगर छोटा आ और छोटा आ आपस में मिल जाए, छोटी ई मिल जाए, छोटा ऊ मिल जाए, तो ये क्रमशः, जैसे छोटा आ मिला तो बड़ा आ बन जाएगा, छोटी ई बनेगी तो बड़ी ई बन जाएगा, छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो मेन बेसिकली क्या हो रहा है, उन्होंने बताया कि जो हस्व स्वर हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो हमेशा क्या है, वो दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अब यहां पर देखिए, पर प्लस अधीन इज पराधीन। अब इन्होंने नियम क्या दिया है, छोटा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबके अंत में आपको छोटा आ मिल ही रहा है। कैसे मिल रहा है, अब पर को जब आप विच्छेद करोगे तो रा प्लस आ हो जाएगा। ठीक है, इसका छोटा आ और इसका छोटा आ मिलकर यहां परा में बड़ा आ बन गया, दिखा ना आपको। यहां पर क्या है, रा में आ की मात्रा है, तो स्वर हमेशा मात्राओं में बदलते हैं, स्वर जो हैं वो हमेशा किसमें बदलते हैं, मात्राओं में बदलते हैं। तो यहां पर जब बड़ा आ हुआ तो क्या हो गया आपको, क्योंकि ये एक छोटा आ मिला, ये एक छोटा आ मिला और यहां पर ये बड़ा आ बन गया। उसी तरह आइए सूर्य, सूर्य में ये जो र है, ये इसको हम जब विच्छेद कर रहे हैं, आधा रा प्लस आधा या प्लस आ, तो ये आ निकला और ये आ, ये दोनों जब मिले तो यहां देखिए सूर्यास्त, या में आ की मात्रा लग गई। फिर आइए यहां पर रा, अब इस रा को अगर आप यहां पर विच्छेद करेंगे, रा आधा रा प्लस आ, दिखा, ये आ है, ये आ और ये आ मिलकर यहां पर देखिए मुरारी। फिर है यहां पर चर, तो यहां पर फिर वही रा है, तो इसको हम फिर सबसे पहले विच्छेद करेंगे तो यहां पर क्या निकल आएगा, छोटा आ निकल आएगा। ये छोटा मिलकर यहां हो गया चराचर। तो समझ में आया, पर प्लस अधीन पराधीन, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, फिर है मुर प्लस अरि मुरारी, फिर है चर प्लस अचर चराचर। तो नियम पहला समझ में आया, आ प्लस आ क्या होता है, बड़ा आ होता है। चलिए पहला नियम हो गया। फिर आते हैं छोटा आ प्लस बड़ा आ। ठीक है, अब यहां पर नियम क्या आ रहा है, छोटा आ प्लस बड़ा। अभी तक इन्होंने क्या बताया, हस्व स्वर और हस्व स्वर। ठीक है, हस्व स्वर और हस्व स्वर मिल रहा है तो वो आपके क्या हुए थे, जैसे छोटा आ बना तो बड़ा आ हुआ। अब ये क्या बता रहे हैं, छोटा आ और बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ ही बनेगा। यहां पर देखिए क्या है, छोटा आ बड़ा आ मिला तो बड़ा आ। यहां पर भोजन क्या है, यहां पर भोजन, तो ना को जब हम विच्छेद कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ना प्लस आ रहा है, आया ना प्लस आ, तो इसका आ और ये बड़ा आ क्या बना, भोजनालय, यहां ना में आ की मात्रा लग गई। तो पहला नियम जो हमारा था वो यहां पर चलिए हम लिख लेते हैं ताकि हमको बाद में याद रहे।
छोटा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा आ। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा नियम, छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने क्या बताया, ये बता रहे हैं एक जो हमारा पहला शब्द रहेगा उसके अंत में छोटा आ रहेगा और दूसरा जो शब्द रहेगा उसका प्रथम वर्ण जो रहेगा वो बड़ा आ रहेगा। चलिए यहां पर देखिए, परम, परम को जब हम विग्रह कर रहे हैं मां प्लस आ, ये छोटा आ ये बड़ा आ, परमात्मा, तो ये जो बड़ा आ है ये हमेशा आ की मात्रा में ही तब्दील होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर धर्म है, धर्म को जब हम अलग कर रहे हैं, अब देखिए उसके ऊपर रेफ लगा है, ये ऊपर जो है ये रेफ है, रा प्लस मा प्लस आ, ये आया। अब ये छोटा आ प्लस बड़ा आ क्या हुआ, धर्मात्मा, यहां पर देखिए धर्म में आ की मात्रा लग गई ना। फिर है रत्न, रत्न यहां पर क्या लिखा है, रत्न, रा आधा ता न, ये है ना रत्न, ये जो बना है ये कैसे बनता है, रत्न है, तो यहां पर आधा ता है, फिर यहां पर ना आधा करूंगी, फिर उसमें से हम आ निकाल देंगे बाहर, तो ये हो गया आ, फिर बड़ा आ, यहां पर क्या हुआ रत्नाकर। फिर है प्रण, अब ये क्या है ड़ा, ड़ा में भी तो आ जुड़ता है, ड़ा प्लस आ, ये आपका हुआ आयाम, तो यहां हो गया प्राणायाम। फिर ये, अच्छा ये नियम हो गया छोटा आ प्लस बड़ा, ये हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट जो नियम आ रहा है हमारा वो क्या है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ इज इक्वल टू बड़ा आ, तो छोटा आ और छोटा आ मिलेगा बड़ा आ बनेगा, छोटा आ बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ बनेगा मिलेगा तो भी बड़ा आ ही बनेगा। अब यहां पर देखिए क्या है, महा, महा, महा का विग्रह करिए क्या होगा, हा को हमने स्वर रहित किया, उसमें से आ निकाला, अब ये आ की मात्रा लगी है इसलिए ये क्या है बड़ा आ है, और यहां पे भी देखिए ये क्या है बड़ा आ, तो यहां पर क्या बना बड़ा आ। महात्मा, बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ, तो इसमें जो आपको ध्यान रखनी है सबसे बड़ी चीज है कि हर कंडीशन में जब आ मिल रहे हैं तो वो बड़े आ का ही निर्माण कर रहे हैं, छोटा आ नहीं रह जाता, क्या हो जाता है वो बड़ा आ बन जाता है। अब यहां पर देख रहे हैं विद्या, अब जब इसको हम अलग कर रहे हैं तो आधा दा आधा य प्लस बड़ा आ, तो ये बड़ा आ ये बड़ा आ विद्यालय। ठीक है, तो जिसके नीचे मैं टिक कर रही हूं संधि इन ही सी वर्ड में हो रही है, देखिए आप, है ना। फिर आते हैं महा, फिर से वही नियम है, हा के नीचे हलंत लगा के इसमें से बड़ा आ अलग कर दिया हमने, फिर ये बड़ा आ हो गया, ये हो गया महाशय। फिर है वार्ता, वार्ता में ऐसा अलग करेंगे तो ता, पहले से ता को स्वर रहित किया हमने, फिर उसके बाद हमने इसमें से सॉरी इसमें तो पहले रा निकालना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि पहले तो रा है इसमें, क्योंकि रेफ लगी है ना तो ये रा है, तो पहले हम रा करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ ता देख रहे हो, ता को स्वर रहित करेंगे और फिर इसमें से बड़ा आ निकालेंगे, तो ये बड़ा आ निकला, यहां पर आलाप होगा, अलाप नहीं होता है आलाप होता है। ठीक है, वार्तालाप, तो यहां पर क्या बन गया, आप यहां पर लाप देख रहे हो, तो समझ में आया पहला नियम आपको चल रहा है ना हमारा, पहले कौन सी है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, तो ये आपके नियम है। तो पहला नियम आपने यहाँ पर 3 नियम हमने दिखाए, छोटा छोटा बड़ा छोटा बड़ा 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 बड़ा। ठीक है, तो बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अभी हम आगे, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसको रब करूं, क्योंकि अगर मैंने पूरा एक साथ रब किया ना तो उधर का हमारा नियम भी मिट जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहती अभी नियम हटे हमारा। चलिए अब क्या है दूसरा, हमने आ का नियम देख लिया, अब ई का नियम भी एज इट इज चलेगा, छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई, सेम जो आ का नियम था। देखिए यहां पर क्या है, पहला नियम आप देख रहे हो जो से यहां पर था, छोटा प्लस छोटा आ था, वैसे छोटी ई जो है मिलकर क्या बनाएगा बड़ी ई बनाएगा, उसी तरीके से छोटी ई और प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाता है बड़ी ई बनाता है। फिर उसके बाद में क्या आता है आपका दोनों बड़ी ई और मिलाकर क्या बनेगा
वो भी बड़ी ई बनेगा। तो ये नियम आप देख रहे हो ना ध्यान से, यहाँ पर छोटे आ का नियम ये, आ का नियम ये था और ई का नियम ये था। चलिए अब इस ई के नियम को भी देख लेते हैं। मैंने तो फटाफट आपको बता दिया, लेकिन इसको समझना भी तो जरूरी है ना। तो चलिए समझते हैं पहले। छोटी ई बड़ी ई। तो अब ये ई कैसे लिखेंगे? ई तो अब मात्राओं के तौर पर ही लिखा जाएगा ना। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, छोटी ई की मात्रा लगी है, तो वा में से जब हम छोटी ई निकालेंगे तो सबसे पहले तो उसे सर रहित करेंगे। अब इसमें लगी कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। देख रहे हो ना छोटी ई की। अब यहाँ पर इंद्र आ रहा है, इंद्र में आप देख रहे हो ये जो है ये क्या लगा है? ये छोटी ई है, ऑलरेडी आपकी छोटी है, तो यहाँ पर क्या बन गया? देखिए बड़ी ई बन गया। छोटी ई क्या बना? बड़ी ई बना। फिर आ रहा है अति प्लस ईव। अब यहाँ अति में, अब त में भी यही देख रहे हो, ता में से अगर हम निकालेंगे ये और फिर ये बन जाएगा आपका छोटी ई, और यहाँ ऑलरेडी छोटी है तो यहाँ देखो बड़ी ई बन गया। ठीक है, अति प्लस ईव क्या हुआ? अतीव। फिर यहाँ है मुनि, मुनि में देखो छोटी ई की मात्रा लगी है, यहाँ पर ना में से आप बड़ी छोटी ई की मात्रा निकालो, ये हमने छोटी की मात्रा निकाल दी, ये बन गया छोटी ई। फिर यहाँ इंद्र है, ये हो गया मुनीन्द्र। अब ये बिंदी आप देख रहे हो ये हम यहाँ पर लगा रहे हैं, आप ऑलरेडी देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हरि। हरि में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? रा में आपकी छोटी ई की मात्रा आ रही है, यहाँ हमने रा लगाया, फिर ये छोटी ई हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पर छोटी ई एक क्या रह गया? तो यहाँ पर बड़ी ई आ गया, हरि इच्छा। ठीक है, फिर ये नियम खत्म हो गया पहला वाला हमारा, छोटी ई का बड़ी ई का नियम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर नियम देखिए, छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बना? बड़ी ई। सेकेंड वाला नियम ई का देखिए, छोटी ई बड़ी ई बना। यहाँ पर रा आया, देखिए गिरी प्लस ईश, तो यहाँ पर ये जो रा था इसमें से रा से हम छोटी ई निकाल देंगे। ये देखिए छोटी ई निकाला, ये रहा हमारा छोटी ई और ये हमारा रहा बड़ी ई। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर रा में बड़ी ई की मात्रा लगी ना। फिर है प्रति, यहाँ पर त आया है, ता में छोटी की मात्रा है, ता को स्वर रहित करिए, छोटी ई को बाहर निकालिए, यहाँ करा, फिर ये बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, क्या हुआ? प्रतीश। देख रहे हैं ना, प्रति प्लस ईश, प्रतीश। फिर है नदी, अब यहाँ तो बड़ी ई आ गया आपका, और यहाँ पे भी बड़ी ई आ गया, ये सेकेंड नियम हमारा आ गया। सेकेंड नियम में हमारा जो थर्ड नियम था उसमें क्या था? बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई, ये हमारा नियम था ना नदी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी ई आ रहा है, दा में से बड़ी ई निकालो, ये दा है, दा में से जब हमने ई निकाला तो क्या बन गया? बड़ी ई, ये आया बड़ी ई आया नदीश। देख रहे हैं बड़ी ई बड़ी ई लग गया। सती, ता में से बड़ी ई निकालो, इसमें से ता में हलंत लगा के और हमने बड़ी ई को बाहर निकाल लिया, ये बड़ी ई, ये बड़ी ई, और क्या बन गया? सतीश। क्लियर हुआ आप लोगों को? देख रहे हैं ना, अभी तक कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दीर्घ संधि तो बहुत ही आसान है, स्वर संधि सारी ही बहुत आसान है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। तो यहां पर हमने इस नियम को समझ लिया। अब हम आगे के नियम को बढ़ते हैं। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नियम चल रहे हैं, या देखो इसमें मैंने आपको एक बहुत ही चीज बिना बोले समझाने की कोशिश करी है, वो है इन नियमों को हमेशा ऐसे लिख लो। अगर इन्हें एक जगह लिख लोगे ना तो आप ये अब मान लो कि आपको परेशानी कहीं नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ऊ में आ जाते हैं। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहा है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, ऊ में भी सेम यही नियम चलेंगे। जैसे मैंने यहां पर बताया, ऊ प्लस ऊ आपका क्या हो रहा है? बड़ा ऊ बन रहा है। ठीक है, ये देखो यहां पर दिख रहा है ना, चलो देखते हैं। सू में क्या देख रहे हो? सा प्लस छोटा ऊ है ना, सा प्लस छोटा ऊ, क्योंकि यहाँ छोटा ऊ की मात्रा लगी, ये छोटा ऊ क्या बन गया? देखो सूक्ति बन गया है ना, सा में जहां छोटे ऊ की मात्रा थी वो हमने बड़े ऊ की लगा दी। उसी तरह भानु, ना में हमने जब हलंत लगा के इसमें से छोटा ऊ बाहर निकाल लिया, ये रहा छोटा ऊ।
ठीक है, छोटा ऊ क्या बना, भानुदय। देखो नाम में बड़े ऊ की मात्रा लग गई ना। फिर यहां पर आओ, छोटा ऊ, घा है ये हमारा, घा, ठीक है, घा में हलंत लगाया हमने और इस छोटे ऊ को हमने बाहर निकाल लिया। ये छोटा ऊ बना क्या, लघुत्सव। यहां पर क्या है, लघुत्सव होगा, लघुत्सव, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं गुरुपदेश। यहाँ पर आ रहा है गुरु, ऊ प्लस ऊ, यहां पर देखो रा में ऊ लगा है, रा प्लस ऊ। फिर यहां पर आप देख रहे हो यहां छोटा ऊ है, तो यहां पर जो है ये ऐसे करके लगेगा। अच्छा, रा में ऊ लगाने का नियम तो मैंने आपको पहले भी बताया है। जब हम रा में सिर्फ ऐसे करके लगाते हैं तो ये हमेशा ये क्या होता है, ये छोटा ऊ होता है। बड़ा ऊ जब हमें रा में लगाना हो तो हम रा बनाते हैं और ऐसे गोला करके लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा बड़ा। क्लियर हो गया, गुरुपदेश। तो ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा ऊ का नियम हो गया। तो इसी तरीके से ध्यान रखते हुए चलेंगे, आप लोग बिल्कुल भी कहीं मिस्टेक नहीं करिएगा, अच्छे से समझिए। क्योंकि फिर ये समझने के बाद जब हम प्रश्नोत्तर करेंगे ना तो फिर से अपना हम ये रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए ये स्वर संधि खत्म हो गई। स्वर संधि का पहला दीर्घ संधि जो है वो हमने कर ली। तो दीर्घ संधि के ये नियम थे जो मैंने यहाँ आपको लिखकर दिखाए थे। चलिए अब आ जाते हैं हम गुण संधि पे, ठीक है। गुण संधि क्या होती है, जब छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए, ऊ या ऊ हो जाते हैं। तो ओ और री आए तो अर हो जाता है। अब यहां पर नियम ध्यान से देखिएगा, उन्होंने क्या बोला कि जब छोटा आ या बड़ा आ के आगे, छोटा आ है तो छोटी ई है तो ए लगेगा, ठीक है। नियम क्या है यहाँ पर, पहला नियम गुण संधि का, छोटा आ प्लस छोटी ई क्या बनेगा, यहाँ पर ए बनेगा, पहला नियम, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर, पहला नियम ये है। तो यहाँ पर अब इसको कैसे समझेंगे, चलिए। गुण संधि क्यों बोल रहे हैं इसको, ध्यान दिया आपने, क्योंकि यहाँ पर दो छोटी चीजें थी, दो छोटी मिलकर एक बड़े का निर्माण, यानी कि उसके गुणों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, गुण संधि कह रहे हैं। अब जैसे यहां पर आप देखो क्या है, सुर प्लस इंद्र। अब यहां पर क्या है, सुर, यहां पर आपको जब हम अलग कर रहे हैं तो यहां निकल रहा है आ और यहां पर है ई, आ और ई क्या बन रहा है, ए। तो यहां जो ए बन रहा है ये कैसे आया, देखो ये सुर है, हमने ये सुर लिखा हुआ है, ठीक है, सुर है। अब जब इसको आ और ई मिलके क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो हमने ए लगा दिया। इंद्र की जो बिंदी थी वो हमने यहां लगा दी और फिर उसके आगे हमने द्रा लगा दिया। तो समझ में आया ना कि यहां पर क्या हो रहा है, जो ये ए बन रहा है ये हमेशा मात्रा के रूप में जाएगा। किसके रूप में जाएगा, मात्रा के रूप में, जो आपका ए की मात्रा यहां पर दिख रही है आपको। अब आ जाते हैं धर्म प्लस इंद्र, तो क्या हुआ, धर्मेंद्र। अब यहां पर आप जो देख रहे हो मां, जब इस मां से हम आ को अलग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके ऊपर रेफ देख रहे हो, वो रेफ हमने अलग करी, फिर हम मां आए, मां में हलंत लगाया और इसमें से हमने निकाल के आ को बाहर कर लिया, ये आ आया और इधर इंद्र है। तो आ प्लस इंद्र हमारा क्या हुआ, आप यहां देखो, यहां पर क्या हो गया, धर्मेंद्र, वो हमने ए की मात्रा ऊपर लगा दी। रा एज इट इज है, बिंदी एज इट इज है, खाली मां के ऊपर हमने ए की मात्रा लगा दी। फिर आते हैं ज्ञान, जब ना, ज्ञान में से ना हम अलग कर रहे हैं, ठीक है, और इधर क्या है, इंद्र, ठीक है, ई है ना, तो ये आपका क्या बजाकर बना, ज्ञानेंद्र, ना के ऊपर हमने ए की मात्रा को लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं वीर, यहां पर रा है, ये हमने रा लिया, रा में से हमने आ को अलग किया। फिर यहां ई है, आ प्लस ई हमारा यहां पर ए बन गया। देखा, समझ में आया। नियम पहला क्या है, आ प्लस ई हमारा क्या हो जाएगा, ए। जैसे यहां पे दिया है आ, ए जो है ई के आए तो वो ए, ऊ और आए तो ओ और री आए तो अर हो जाता है। तो पहला नियम हमने यहां पर समझ लिया। चलिए अब आगे नियम भी तो देखें, गुण संधि के अभी आगे और भी नियम है भाई, इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म हो गए अभी गुण संधि।
चलिए यहां पर दूसरा नियम क्या है, आ प्लस बड़ी ई, तो भी क्या होगा, ए ही बनेगा। क्या बनेगा, आ प्लस बड़ी, छोटी ई मिले या बड़ी ई बने, ए ही बनता है। सुर प्लस ईश क्या है, सुरेश, सेम वही नियम चल रहा है, ठीक है। यहां से आ निकाला, यहां से बड़ी ई हुआ और यहां ए की मात्रा लग गई रा पे, फिर यहां से आ निकाला, ये रही बड़ी ई और यहां ना पे ए लग गया। फिर नेक्स्ट आते गढ़, गढ़ में से आ निकला, ये रही बड़ी ई और यहां पर ए लग गया, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, सेम वही चल रहा है। अब यहां पर आइए देखिए, अब जब बड़ा आ होगा, बड़ा आ आया मान लो, अब बड़ा आ के साथ अगर छोटी ई लगे या बड़ी ई लगे, दोनों ही कंडीशन में आपको ए ही बनेगा, चाहे बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, हमेशा ए ही बनेगा। ए नहीं बन रहा है, ध्यान रखना, ए यहां नहीं बनेगा, ए अभी आगे बनेगा। तो यहां पर क्या बना, ए बन रहा है। जैसे राजा, राजा में क्या है, बड़ा, अब ये बड़ा आ की मात्रा है ना, जा में से निकालेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, बड़ा आ। बड़ा आ प्लस छोटी ई क्या बना, ए बना, ए राजेंद्र, ए की मात्रा लग गई, उसे यहां बड़ा आ छोटी ई, फिर सर यथेष्ट, ए दिखो रहा, फिर है चंद्र, यहां पर ये जो द्रा लगता है इसका आपको पता है कैसे बनता है, मैं आपको बता देती हूं। यहां पर दा आधा है, ये दा क्या है, आधा है, उसके बाद रा आधा है और फिर उसमें आप क्या देख रहे हो, आ है, ये आया छोटा, छोटा आ प्लस छोटा ऊ। अब यहां पर छोटा आ और छोटा ऊ मिलके ओ बनता है। क्या बनता है, जब हम छोटा आ और छोटा ऊ बनाते हैं, छोटा आ प्लस छोटा ऊ हमारा क्या बनता है, ओ की मात्रा बनती है। ये हमारा तीसरा नियम है, छोटा आ प्लस छोटा ऊ जो है वो ओ का निर्माण कर रहा है। ये देखिए, द्रा में ओ की मात्रा लग गई ना, चंद्रोदय, फिर है पर में आ है, फिर छोटा ऊ है, परोपकार, फिर है हा में छोटा आ है, इधर छोटा ऊ है, विवाहोत्सव। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम क्या आ रहा है, अब संधि के जो भेद में आ रहा है वही आपका, यहां पर ओ की ही मात्रा चल रही है। देखिए यहां पर सूर्य, यहां पे भी आपका छोटा आ रहा है, देखिए यहां पर यह है, यहां पर सबसे पहले हम रेफ अलग करेंगे, फिर उसके बाद या में से आ अलग करेंगे। अब ये आ है, ये ऊ है, तो यहाँ ओ की मात्रा, आ और ऊ बन के क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। उसी तरह हित में से आ निकाला, इधर ऊ हुआ, यहाँ हितोपदेश, फिर यहाँ बड़ा आ है और यहाँ छोटा ऊ है, ठीक है। बड़ा आ और छोटा ऊ भी मिलके ओ ही बना रहा है। अब यहाँ पर बड़ा आ हो या छोटा आ हो, दोनों हालात में ओ ही बनेगा। अब देख रहे हो, गंगा बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, गंगारमी, ठीक है। फिर आते हैं महा, फिर महा आ रहा है प्लस उत्सव, महोत्सव आ गया। यहां पर बड़ा आ है और छोटा ऊ है, यहां पर गंगोरमी होगा, गंगोरमी है, ठीक है। फिर है महा प्लस ऊ आएगा आपका महोदधि। तो समझ में आ गया आपके नियम क्या चल रहे हैं। मैंने यहां पर आपको गुण संधि का ये नियम भी क्लियर कर दिया, तो समझ में आ गया ना आपका क्या हो रहा है यहां पर। चलिए आगे बढ़े। अब आ प्लस री, अब तीसरा जो नियम आ रहा है वो क्या आ रहा है, जब हम बड़ा आ, छोटा आ प्लस री रहेगा, री से ऋषि रहता है ना, री से ऋषि आएगा तो ये क्या बन जाता है, अर बन जाता है। राज प्लस ऋषि, यहां पर क्या है, राज प्लस ऋषि, यहां पर जा से अलग करो, जा प्लस आ आया, जा प्लस आ। अब ये जो आ है और ये री है, तो इससे क्या बन रहा है, अर बन रहा है। क्या बनता है,
अर बनता है। अब अर कैसे इसमें जुड़ा, चलो यहां पर पहले एक जोड़ के मैं आपको दिखा दूं। ये जो संधि हो रही है सिर्फ यहां इतने में हो रही है, तो तब भी हम दिखाते हैं। पहला तो रा हमने उतार लिया, ये जो रा था हमने लिख दिया। अब इसके बाद ये जो जा है ये हमने जा लिखा, और ये जो अर था, ये हमारा जो अर आ रहा था, बन रहा था ना इन दोनों से, तो इस अर का आ हमने इसमें जोड़ दिया। अच्छा थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो इस जा का आप वर्ण विच्छेद कर दो, जा प्लस आ हुआ, और फिर इधर ये जो जा प्लस आ रहा है इसी के साथ क्या हो रहा है, हमको री मिलाना है। ये देख रहे हो री है, जब हम इसको री मिला रहे हैं, जब इसको हम री मिला रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, अर। इन दोनों के मिलाने से क्या बन रहा है, अर बन रहा है। ये ध्यान रखना, ठीक है। बन गया, हमने जोड़ दिया। अब ये जो अर बन रहा है, हम इसको हमें जोड़ना कहाँ है, ये एक इसमें जुड़ेगा और एक दूसरे में जुड़ेगा। सबसे पहले हमने राज का रा उतारा, फिर ये हमने जा लिया जो कि ये जा था। अब चूंकि ये अर का आ जो है वो हम इसी में जोड़ देंगे तो ये पूरा बन गया। ये स्वर रहित था, इसको हमने पूरा बना दिया। अब ये जो रा है, अब रा तो आधा है तो जाहिर सी बात है आगे वाले में सपोर्ट करेगा, तो ये अब हमने शी ले लिया, ठीक है, ये हमने शी ले लिया। अब ये जो रा था इसे हमने इसके ऊपर लिख दिया। तो समझ में आया ना कि ये कैसे बन रहा है, क्योंकि रा आधा है तो इसको हमें आगे वाले व्यंजन पर सपोर्ट देना पड़ेगा। रेफ का यही एक नियम होता है, तो उसे हमने आगे कर दिया। सेम वही है, यहाँ पे आ निकाला, यहाँ री बनाया, तो यहाँ पर देव का तो अर आ गया और वो जो रा था वो यहाँ पर चला गया। फिर सप्त है, इसमें से ता निकाला, ये रहा री, तो यहाँ पर सप्त तो आया, वो जो रा था वो यहाँ पर ऊपर चला गया। सप्त का आ इसमें जुड़ गया और रा वहां चला गया। महा, यहाँ पर आ था, बड़ा आ था, यहाँ पर री थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, आ यहाँ पर जुड़ा और ये ऊपर चला गया। समझ में आया आपको, ये हो गया आपका आ प्लस री का नियम। ये हो जाता है अर, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अब आ जाते हैं वृद्धि संधि पे। तो दो संधि हमने अब तक आपको समझा दी, दीर्घ संधि और आपकी जो थी गुण संधि। अब तीसरी जो संधि आ रही है हमारी क्या है, वो है आपकी वृद्धि संधि। नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज की वृद्धि होने वाली है। क्या वृद्धि हो रही है, चलिए देखते हैं। यदि आ के बाद ए आए तो अय बन जाता है, तथा ओ आए तो औ बन जाता है। सिंपल नियम, जब यहां पर छोटा आ या बड़ा आ हो, इनके आगे आपका ए आए या अय आए, हमेशा अय बनता है। और अगर छोटा और बड़ा आ के सामने ओ औ आए तो वो क्या बनता है, ओ बनता है। नियम देख लीजिए। अब आप यहां पर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ठीक है, इन दोनों के आगे अब आपको किसको लेकर आना है, ए और ए को। चाहे ए आए चाहे ए आए, दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगा, अय बनेगा। समझ गए। चलिए देखिए, यहां पर एक एक प्लस एक का एक। अब यहां पर ध्यान रखिए, ये जो अय बन रहा है इसकी मात्रा क्या होती है, याद है ना, शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं होती हैं। इसकी मात्रा क्या होती है, शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं लगती हैं। अब यहां पर का है, यहां पर का है, तो ये का को क्या हम अगर अलग करेंगे तो क्या बनेगा, का प्लस आ, निकल आया आ, और ये आ प्लस ए, नियम क्या है, क्या बनेगा, ए बनेगा। तो का के ऊपर हमने देखिए दो मात्राएं जोड़ दी, दिखा, ए की मात्रा क्या थी, दो मात्राएं ऊपर लगनी, शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं लगेंगी और वो हमने वहां पर जोड़ दी। चलिए आते हैं सदा प्लस एव, यहां पर क्या होगा, सदैव। वही चीज है, बड़ा आ है यहां पर क्योंकि दा में आ की मात्रा लगी है और इधर ए है, तो वही ए बन गया, दो मात्राएं ऊपर लग गई। फिर यहां ठा, छोटा आ है, यहां पर ए है, आए आया ऑलरेडी है। यहां पर देखिए उन्होंने क्या बताया था, छोटा आ और ए, तो क्या हुआ, तो आपका ए बनेगा। फिर आते हैं बड़ा आ प्लस ए, तो भी ए ही बनेगा। तो नियम पता आया, छोटा आ हो या बड़ा हो, उसके आगे ए आए या ए आए, हर हालात में ए ही बनना है। और ए की मात्रा आपकी शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक। वृद्धि संधि का मतलब हुआ कि यहां पर किसी चीज की वृद्धि हो रही है, तो आप यहां पर देख रहे हो मात्रा की वृद्धि हो रही है। दूसरा नियम, छोटा आ के आगे बड़ा आ आए तो ओ औ ही होता है। अब चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उन दोनों के आगे चाहे तो ओ आए या औ आए, दोनों कंडीशन में बनेगा क्या, औ ही बनेगा। क्या बनेगा, औ बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वही आपका बनता है। अब यहां पर देखिए, इसको भी देखिए, दंतौष्ट, यहां पर अच्छा, यहां औ की जो मात्रा है वो क्या निकल कर आ रही है, ध्यान दीजिए, इससे क्या बन रहा है, औ बन रहा है। औ की मात्रा क्या होती है, हमेशा आपको पता है ना, एक डंडा और दो मात्राएं। शिरो रेखा के नीचे एक आपकी पाई रहेगी, ये जो डंडा रहता है इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, और ये जो ऐसे लेटी हुई रेखा होती है इसको शिरो रेखा बोलते हैं, और ऊपर ये क्या है, औ की मात्रा है, दो मात्राएं औ की मात्रा है। अब यहां पर देखिए क्या है, दंतौष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ प्लस दंतौष्ठ, तो यहां पर आ निकला। पहला नियम आपको बता देती हूं, ता प्लस आ हुआ, ये आ है ये ओ है, आ और ओ मिलकर क्या बन रहा है, औ बन रहा है। तो देखिए एक डंडा दो मात्राएं ऊपर आ गई। फिर उसमें देखिए आ प्लस औ, इसका भी नियम औ ही बनेगा, तो यहां पर परमौर्ध, ठीक है। फिर है जल, यहां पे आ है फिर औ है, जल प्लस औध जलौध। फिर महा, बड़ा आ है फिर औ है, महौषधि, ठीक है, महा प्लस औषधि महौषधि। तो ये आपका हो गया वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो गई, ये आपकी वृद्धि संधि हो गई। अब आते हैं चौथा, चौथा हमारा क्या है, यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि। यहां पर क्या आ रहा है, यदि हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर ई उ री ली के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ई का ई और या का उ, या ई उ या बड़े ऊ का वा और री का रा बन जाता है। जब ऐसे पढ़ते हैं ना तो पूरा टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब इसको अभी हम नियम में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में जैसे ई उ री ली के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी दूसरा स्वर आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है, तो या बनेगा, ऊ और बड़ा ऊ आएगा तो वा बनेगा, और री का जो है वो रा बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, यहां पर पहले आपको यहां हस्वर और दीर्घ स्वर है, देखिए ये आपका हस्वर है और ये आपका दीर्घ स्वर है, दोनों स्वर आए ना, इसलिए इसको हस्वर और दीर्घ स्वर दोनों बोला गया। लेकिन सिर्फ ये चार ही माने हैं, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि और ली। इनके बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो ई का, छोटी ई का, यानी कि इस छोटी ई का क्या बनता है, बड़ी ई बनता है का छोटी ई या बड़ी ई का या बन जाता है, छोटी ई हो या बड़ी हो उसका या बन जाता है, ठीक है। ये पहला नियम। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का वा बन जाता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो उसका क्या बनता है, वा बनता है। और री जो होता है, ये जो री है इसका ला बन जाता है। तो समझ में आया, छोटी ई और बड़ी ई का या बनता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा बनता है, और री का ला बनता है। समझ में। अब हम ली क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ली संस्कृत का शब्द है, इसलिए वो आपको इसमें हमने शामिल नहीं किया है। संस्कृत की जब आप वर्णमाला पढ़ोगे तो वो आपको वहां समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया। नियम समझ में आ गया, छोटी ई बड़ी ई का या बनेगा, किसके आगे, छोटी ई बड़ी ई, छोटा री और ली के आगे, इनके आगे अगर हम छोटी ई या बड़ी ई लगाते हैं, जैसे यहां पर देखो क्या है, यहां पर आया यदि और यहां पर आया आ, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, ध्यान देना क्या दिया उन्होंने, छोटी ई के बाद आ रहा है, यहां पर क्या है, छोटी ई है, छोटी ई यहां पर है और यहां पर आ है, ये आ है। अब यहां से क्या बन रहा है, इन्होंने क्या बोला है, वहां पर या बन जाता है। अब ये या बन कैसे रहा है, देखो मैं बताती हूं। यहां पर देखो यदि है, यदि को आप विच्छेद करो, या तो है और दा को अगर आप विच्छेद कर रहे हो तो कैसे आएगा, दा प्लस आ, ये आया, ये दा, ये आ नहीं है, यहां पर ई है, सॉरी यहां पर
ई है, ये ई है ना, छोटी ई है, ठीक है, ये हमने किया। फिर यहाँ पर इसके आगे क्या आ रहा है, आपका आ रहा है। तो ये आपको क्या बताया उन्होंने, ये बनेगा आपका य। क्या बन रहा है, या बन रहा है। तो अब या कैसे बन रहा है, दा प्लस या, और ये इसमें मिल गया तो ये आपका पूरा बन गया। तो इसीलिए यहां पर ये द्या बन जाता है। समझ में आया? ये हो जाता है यद्यपि। फिर आते हैं नेक्स्ट, अति प्लस अधिक। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो कोई भी स्वर आ रहा है, कोई भी भिन्न स्वर, चाहे आ ले लो, ई ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, इनके आगे कोई भी भिन्न स्वर आए, स्वर में तो छोटा आ भी है, बड़ा आ भी है, छोटी ई भी है, बड़ी भी है, कोई भी आएगा या ही बनेगा, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर छोटी, यहां पर आ, तो यहां पर देखो या आया, ये या आ गया, ई जब आ रहा है तो या आ गया। फिर यहां पर देखिए भी है, यहां पर छोटी ई है, यहां पर आ है, यहां पर देखो या आ गया, दिखा ना। फिर उसके बाद यहां पर छोटी ई है, फिर यहां बड़ा आ है, तो यहां देखो फिर या आ गया, छोटी ई के साथ आ रहा है ना, तो सब क्या बन रहा है, या बन रहा है। फिर यहां छोटी ई है, फिर यहां पर आ है, तो यहां पर या बन रहा है। छोटी ई, यहां पर बड़ा आ, तो क्या बना, यहां पर देखो या बना। अत्या, अति प्लस आचार। अब बोल रहे हो यहां ता है, यहां आ है, और यहां पर या आ रहा है। नियम क्या है कि छोटी ई और बड़ी ई के आगे कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो हमेशा या ही बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखें। अब छोटा ऊ, अब कोई भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ, किसी उसके आगे कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आएगा, क्या बनेगा, व बनेगा। स्वर तो आपको पता ही है 11 स्वर है, कोई भी स्वर आएगा बनेगा। देखिए यहां पर देखिए सु है, सु के बाद हमने यहां पर छोटा ऊ है, देखिए सा प्लस छोटा ऊ, ये छोटा ऊ हो गया। अब इसके आगे कौन सा स्वर आया, आ आया, तो इसका क्या बनना चाहिए, वा बनना चाहिए। देखिए यहां पे हमने क्या किया है, आधा सा, तो ये मेरा आधा सा। अब छोटा ऊ और आ मिलकर, अब ये छोटा ऊ और ये आ मिलकर क्या बना रहे हैं, वा बना रहे हैं। ये देखो वा आ गया, फिर ये गतम यहां पर लिख दिया हमने। सेम यही नियम आप नीचे आ देखो यहां पर छोटा ऊ हमने लिया ये, और उसमें मिलाया आ, और उससे क्या बना यहां पर, ये देखिए वा बनाया, क्योंकि सु तो हमने इसमें से ऊ निकाल लिया ना, तो ये तो आधा रह गया, स्वर रहित रह गया, इसीलिए ये आधा सा बन रहा है। क्योंकि उसमें से जब हमने स्वर को निकाल लिया तो वो तो आधा ही रह जा रहा है, तो इसलिए ये आधा बन रहा है, और फिर इस ऊ और आ को मिलाकर वा बनना है। सेम यही नियम है, छोटा ऊ ये रहा, आ ये रहा, और ये देखिए यहां पर आया स्वच्छ। फिर यहां पर छोटा ऊ है, यहां पर ए है, हमने क्या बोला था, कोई भी हो वा बनेगा। अब ये हमारी किस में चली जाएगी, मात्रा में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां तक तो अभी आ रहा था, ये हो गया ए हो गया, हमने ए बना दिया। अब मान लो अगर अनु प्लस यहां पर होता आपका अय, मान लो ऐषण होता, तो उस कंडीशन में यहां अन्वैषण होता। समझ में? जो आपका स्वर आएगा मात्रा उसी की बनेगी, ये ध्यान रखना। अब यहां ए आया था तो हमने ए की मात्रा लगा दी, ओ आएगी तो ओ की मात्रा लग जाएगी, यहां पर ओ आएगा तो ओ की मात्रा लग जाएगी। सिंपल, मगर यह है कि जब ऊ और उसके आगे कोई भी स्वर लगेगा तो वहां वा बनेगा और उसकी मात्रा लगेगी जो स्वर है। फिर अब आइए नेक्स्ट, यहां पर री प्लस ए, यहां पर क्या है, री प्लस ए मिला रहे हैं, तो क्या बन रहा है, यहां पर आपका र बन रहा है, आधा र मिल रहा है। कैसे, देखिए अब री हो या चाहे रे हो, हमेशा उसके आगे क्या लगेगा, कोई भी स्वर लग जाएगा तो वो रा आधा हो जाएगा। देखिए यहां पर पित्र है, पित्र में यहां री है, ये देखो ता, हम पहले वाले से आपको अलग कर देते हैं, ये ता को हमने रा लगाया और ये री को हमने अलग कर दिया। अब ये री है प्लस दूसरा भिन्न स्वर आया आ, तो उसने क्या बोला है कि क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। क्या बनेगा, रा बनेगा। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं आपको पूरा, थोड़ा सा मुश्किल है ये, मैंने जब यहां त्रि में से री को अलग किया तो क्या हुआ, ये त्रा रहा प्लस यहां पर री से ऋषि आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो जिससे हमें जोड़ना था वो क्या था, बड़ा आ से जोड़ना था। चलो पहले हमने क्या लिखा, ये जो आधा ता था
हमने इसको सबसे पहले हमने क्या लिया, P लिया, ये P, चलो यहां पर हमने P ले लिया, P लिया। फिर अब यहां पर ता से हमने अलग किया था, तो सबसे पहले क्या बना, आधा ता। तो हमने अब यहां पर, अब इसको नियम देखिए, जब ये आधा ता, ये आधा ता है, ये आधा ता है, अब जोड़ने के बाद री और आ जोड़कर क्या बनना है, रा बन रहा है। तो इस आधा ता प्लस रा, ठीक है। तो यहां पर अब ये क्या है, बड़ा आ है, ध्यान देना क्या है, बड़ा आ है, तो इसमें हमने जोड़ा बड़ा आ। तो ये मिलकर क्या बनेगा, ता प्लस रा क्या होता है, त्रा होता है, याद आया, और उसमें बड़ा आ मिल जाएगा, तो ये क्या बन गया, त्रा बन गया। ये नियम है, देखिए, आधा ता प्लस आधा रा प्लस बड़ा आ, आपका क्या बनेगा, त्रा। तो इसीलिए यहां पर क्या आया, त्रा आया, और ज्ञा का हमने ज्ञा ले लिया। इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रत्याज्ञा। क्या है, पित्राज्ञा। वही यहां पर त्रा आया और फिर यहां आ आया, तो ये क्या बन गया, पित्र। अब चूंकि ये छोटा आ था इसलिए यहां पर छोटा आ बनेगा। फिर यहां पर त्रा आया, यहां पर आ आया, फिर देखिए त्रा आया, यहां पर त्रा आया और तो ई आया। अब यहां जब ई आ रहा है तो जाहिर सी बात है ई की मात्रा लगेगी, छोटी ई की, तो यहां में हमने त्रा में बड़ी ई की मात्रा लगा दी। तो यहां पर ये जो री निकल रहा है, री से जब हम आ जोड़ रहे हैं तो हमारा आधा रा निकलता है। तो यहां पर हमारी ये वृद्धि संधि, यण संधि भी समाप्त हुई। अब आ गए पांचवी, अयाधि संधि। ठीक है, पांचवी हमारी क्या है, अयाधि संधि। अब ये क्या होता है, यदि ए, ऐ, ओ, औ के आगे इनमें से कोई भी भिन्न स्वर आए, ए का अर बन जाता है, ऐ का आर बन जाता है, ओ का अफ बन जाता है और औ का आफ बन जाता है। अब क्या है, पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन्होंने चार जो है ये दीर्घ स्वर लिए हैं, चार दीर्घ स्वर, ए हो, ए हो, ओ हो, औ हो। अब उन्होंने इसके आगे क्या करने के लिए बोला है, कोई भी भिन्न स्वर। उन्होंने क्या बोला, कोई भी भिन्न स्वर, आ आए, ई आए, ओ आए, कोई भी आए। ठीक है, तो हमेशा कोई भी भिन्न स्वर, मान लीजिए हम छोटा आ से लेकर चलते हैं, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, फिर छोटा आ हो गया और बड़ा आ हो गया, ये बेसिक स्वर है, तो इनसे हम लेकर चलते हैं। अब उन्होंने ए आए तो क्या बनता है, आर बनता है। ठीक है, आ आए तो क्या हो जाता है, आर हो जाता है। फिर वहां पर उन्होंने क्या बोला, ओ आए तो अव होता है, और औ आए तो क्या होता है, आव होता है। ये आपका नियम है, ये चलता है। तो यहां पर आप देख रहे हो उन्होंने क्या बताया, ने प्लस अन, तो यहां पर अब ए ना भी क्या है, ए की मात्रा है ना, तो ये क्या हुआ, ए। पहले तो उसको अलग कर लो तो क्लियर हो जाएगा। ए हमने अलग किया, ये ए की मात्रा थी, हमने अब ये ए और आ बन के क्या बन रहा था, बताइए, ए और आ बन के क्या बन रहा था, अर, यानी कि यह आ रहा था। तो अब क्या है, जब हमने ने से ए को अलग किया, ना से जब हमने ए को अलग किया तो क्या हुआ, ना आधा हो गया और उसके आगे ए बन गया। अब उसके आगे हमें क्या जोड़ना था, अन जोड़ना था। इसमें क्या जोड़ना था, अन जोड़ना था हमको। ठीक है, ये था। अब जब हमने ना में से ए को अलग किया तो ना क्या हो गया, वो तो आधा हो गया। अब उसमें हमने ये जो आ है ये हमने फिर से जोड़ दिया, तो क्या हुआ, फिर ये ना से पूरा हो गया, क्योंकि हमने इस आधे ना में ये आ को जोड़ दिया, तो ये ना पूरा हो गया। अब ये जो ए था, इस ए से हमने इस अन को जोड़ दिया, सॉरी आ को जोड़ा, ए और आ को जोड़ने पर क्या बन रहा है, या। तो आ तो मिल गया इसमें, आ का अर का ये तो इसमें मिल गया, और या जो आ गया वो यहां पर आ गया, और फिर उसके बाद वो जो अन था, ये जो आ था, इसमें मिलने से ये ना पूरा हुआ और ये ऐसे हो गया।
ठीक है, एक बार और मैं क्लियर कर देती हूं, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि कहीं पर गड़बड़ रह जाएगी और फिर डाउट क्लियर नहीं हो पाते। सबसे पहले ने है, संधि क्या है हमारी, ने प्लस अन। ठीक है, ने के क्या आ रहा है, अन। अब संधि हमको करनी है सिर्फ इसमें और इसमें, इन दोनों में हमको संधि करनी है। तो सबसे पहले तो हम ना में से ए को अलग कर दिया हमने, जैसे ना है, ना में से जब हमने ए को अलग किया तो हलंत लगा दिया और हमने ए जोड़ दिया। ठीक है, अब जब हम ए और आ, इन्होंने बोला क्या, नियम क्या है हमारा, ए प्लस आ, ये क्या बन रहा है, आय बन रहा है, अर बन रहा है। ठीक है, अब हमको बनाना क्या है, सबसे पहले जब हमने बनाया तो हमने लिया ना, ये ना को हमने नीचे उतारा। अब चूंकि ये तो हलंत लगा हुआ है, आधा है, तो अब हम क्या करें, क्योंकि हमने से ए निकाल लिया था, तो बनाते ही जब हम ये इन दोनों के मिलाने से, इन दोनों के मिलाने से ये बना, तो इसका जो पहले आ था वो हमने इसमें मिला दिया, तो ये पूरा ना हो गया। फिर इस या को हम यहां ले आए, ये या ऐसा है, तो इस आ का जो है वो हमने यहां पर आ मिला दिया, तो ये या पूरा हो गया, और फिर उसके बाद हम ये ना ले आए तो ये नयन बन गया। क्लियर हुआ आपको कि क्या क्या मात्राएं मिल रही हैं और किस तरीके से बन रही हैं। बहुत क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि यहां मैंने पहले ही बोला था वर्ण विच्छेद का पूरी तरीके से नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको वर्ण विच्छेद नहीं होता तो आप संस्कृत ये संधि आप नहीं कर पाओगे, तो इसको करने के लिए संधि का होना जरूरी है। अब उसी तरीके से सेम ऐसे ही नियम से चल रहा है। यहां पर देखिए ए प्लस आ, ये देखिए या बना, क्योंकि आ हमेशा उसके पहले वाले में मिल जाता है। फिर यहां पर शे प्लस आ, तो श यन, यहां पर ए और ये जो अर आ रहा है ना, अर आ रहा है, वो या हम यहां पर मिला देते हैं और आ जो है वो हमेशा पहले वाले में मिल जाता है। फिर आते हैं गए प्लस अक, तो अब यहां पर अय का क्या हुआ था, जो अय था, और यहां पर अय है, आ है, तो भी आपका क्या बनेगा, य ही बनेगा। फिर उसी तरह अय आया, यहां पर आपका आ आया, या आया, से आया, आ आया, या आया। ठीक है, तो ये आपकी अयाधि संधि का जो है वो मैंने क्लियर किया। अयाधि संधि में अभी हमने अय किया, आगे देखें फिर क्या है, ओ आ का कोई भी भिन्न स्वर में अव आ हो जाता है। ओ औ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ओ औ जब आप मिलाते हो, ओ औ के आगे अगर कोई भी भिन्न स्वर होगा तो अव और आव हो जाएगा। सेम वही चीज जो अभी हम कर रहे थे वही चीज होगी। अब यहां पर पो प्लस अन प्लस पावन, तो नियम क्या है, जब हम ओ के आगे कोई भी स्वर बनाते हैं तो आव बन जाता है। ये देखिए ओ है, पो के आगे ओ है, फिर हमने आ मिलाया तो ये क्या बन गया, वा बन गया। उसी तरह भो आया, भो के आगे आ मिलाया, ये वा बन गया। क्यों, क्योंकि अब आ रहा है, ये आ मिल रहा है। लेकिन अब जैसे नौ आया, नौ के आगे इक जोड़ा, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ई की मात्रा लग जाएगी, है ना भाई, वा तो बना ही बना मगर ई की मात्रा लगेगी। पौ प्लस अन हुआ, फिर यहां देखिए वा आया, पौ प्लस अ हुआ, फिर वा बना, भौ प्लस उ आया, तो यहां पर वा तो बन रहा है, लेकिन उसके क्योंकि उन्होंने बोला था कोई भी भिन्न स्वर लगेगा, तो जब भिन्न स्वर लगेगा तो वा तो बनेगा, लेकिन उस स्वर की मात्रा भी लगेगी, तो यहां पर उसकी मात्रा लग गई। तो ये हमारा कौन सा क्लियर हुआ, अयादि संधि। तो अयादि संधि के साथ ही हमारी स्वर संधि जो है वो कंप्लीट हो गई। स्वर संधि के बाद हमारा आता है व्यंजन संधि। कौन सी संधि आती है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि पहले शब्द का जो आखिरी वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, पहले शब्द का आखिरी वर्ड व्यंजन होगा। पहले शब्द का आखिरी वर्ण जो है वो क्या कहलाएगा, वो व्यंजन होना चाहिए, और दूसरे वर्ण का पहला शब्द जो है वो या तो व्यंजन होगा या स्वर होगा, व्यंजन होगा या स्वर होगा। तो इन दोनों के मेल से क्या बनता है, व्यंजन संधि। क्या होती है, व्यंजन संधि। क्लियर हुआ आप लोगों को,
कि पहले में तो व्यंजन होना तय है, मगर दूसरे स्वर के प्रथम वर्ण में या तो व्यंजन होगा या तो स्वर होगा और उनके मेल से व्यंजन संधि बनेगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो सत प्लस जन, तो यहाँ पर क्या हुआ सज्जन। अब इसके कुछ नियम होते हैं, इनको नियम जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नियम नहीं जानोगे ना तो व्यंजन संधि नहीं, जैसे गुण संधि के अपने नियम थे उसी तरीके से व्यंजन संधि के भी अपने नियम हैं। इनके नाम तो नहीं है लेकिन यहाँ पर इनके नियम जरूर दिए गए हैं। अब व्यंजन संधि के नियम क्या है, देखिए पहला, यदि का चा टा पा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ग या रा ला वा हा का कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, अर्थात का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा और पा का बा हो जाएगा। अब क्या है जरा समझिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, यदि का चा टा ता पा, ठीक है, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये ठीक है, ये 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के, आपको पता है। के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी कि या रा ला वा हा, ठीक है, आपने या रा ला वा पढ़ा है ना, वो क्या था, अंतःस्थ, ठीक है, या रा ला वा और ये आपका हा, ये हा क्या है आपका स्पर्श व्यंजन, वो सॉरी उष्ण व्यंजन में, या कोई स्वर आए, या तो ये या तो ये आएंगे, ठीक है, या रा ला वा हा आएंगे, या कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, स्वर में छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ री से ऋषि ए ओ औ, ये सारे स्वर की बात हो रही है, या तो वो आएंगे या ये आएंगे, तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए जैसे यहां पर का आया, ठीक है, ये का है, का के साथ हमने मान लो या लगा दिया, तो या का क्या बन जाएगा, अब का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, का खा गा, तो का क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा। अब मान लो आ गया टा, ठीक है, टा है, ये टा है, टा के आगे मान लो कोई स्वर हमने लगा दिया, ई लगा दिया, तो टा के आगे अगर हम ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ण बनेगा, आप बताओ। टा का तीसरा वर्ण कौन सा है, टा वर्ग का तीसरा वर्ण, टा ठा डा, क्या है, टा ठा डा, तो ये क्या बन जाएगा, डा बन जाएगा। अब ये ई है तो इसलिए ये ई की मात्रा लगनी भी जरूरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये स्वर है, स्वर हमेशा मात्रा में तब्दील होता है, तो इन दोनों के मर्ज से डा तो बना, लेकिन ये ई है इसलिए ये ई की मात्रा भी लगेगी। अब उसी तरीके से आप आ जाओ पा वर्ग, अब पा वर्ग किसी भी वर्ग का तीसरा, ठीक है, तीसरा ले लो या स्वर ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो मैंने वा ले लिया, अब वा जब ले लूंगी तो मैं क्या बन जाएगा, पा और वा क्या बन जाएगा, बताओ, पा का तीसरा वर्ग क्या है, पा फा बा, क्या आया, पा फा बा, यानी कि तीसरा बना आपका बा, यहां पे क्या बनेगा आके बा, तो पा का क्या बन जाएगा, बा बन जाएगा, टा का डा बन जाएगा, का गा बन जाएगा। ये नियम है। अब ये कैसे होगा, चलो हम देखते हैं। जैसे मैंने यहां बोला वाक, यहां पर का, देखो ये का आया और उसके बाद स्वर लग गया ई, तो अब क्या बनाया था, का के आगे अगर कोई भी स्वर लगेगा तो का वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तीसरा वर्ण क्या होता है, का खा गा, तो देखो यहां पर गा बन गया। अब चूंकि ये ई था, ये यहां पर क्या है, ई है, देख रहे हो ना, ई है, तो ई की मात्रा लगनी जरूरी है, तो ये हमने ई लगा दी, तो क्या आया, वाक प्लस ईश वागीश, क्या हुआ, वाग प्लस ईश वागीश, तो व्यंजन के आगे स्वर है इसलिए तो व्यंजन संधि है, लेकिन नियम क्या गया, का के आगे कोई भी हमने स्वर लगाया तो वो गा बन गया। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहां पर का के आगे आ आया तो वो क्या बना, गा बना, फिर का के आगे गा ही है तो वो, ये देखिए गा तो बना ही बना, लेकिन एक गा, चूंकि ये गा था ना तो यहां पर क्या हमने गा कर दिया। अब आप यहां पर बोलोगे ये तो गा है, लेकिन ये आप ये भी तो देखो ये व्यंजन है,
लेकिन यहां पर व्यंजन नहीं दिया है कहीं पर, तो उस कंडीशन में क्या, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हम गा को कर रहे हैं तो यहां पर आ भी तो आ रहा है, ये देखो, ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर ये गा बन गया। फिर है दिक प्लस आ, तो यहां हो गया दिगंबर, गा बन गया, तुरंत गा बन गया, का और आ, क्योंकि कोई भी स्वर आना है। फिर चा, अब ये चा वर्ग है, चा का तीसरा क्या होगा, चा छा जा, चा छा जा, तो तीसरा वर्ण क्या है, जा बनेगा। देखना, चा के बाद आ लगा तो आपका यहां पर हो गया चा, यहां पर अच्छा चा आया, अच प्लस अंत, यहां पर चा है, चा छा जा झा, तो यहां पर यंत आ गया, अत्यंत है, सॉरी, हाँ ठीक है, ये क्या आ रहा है, अत्यंत, यहां पर आधा त भी तो है ना, तो इस तरीके से क्या हो गया ये। फिर है षड, षट प्लस आ, तो टा ठा डा, ये देखिए यहां पर डा बन गया, ये टा प्लस आ आपका बन गया डा, ये हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नियम क्या है, का चा टा ता पा के बाद अगर ना या मा आएगा, वही चीजें देखो, ये सब स्पर्श व्यंजन है, चा वर्ग टा चा, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, यहां पर ये स्पर्श व्यंजन ही है। कौन से व्यंजन है, ये जितने भी अभी हमने पहले नियम में भी देखा, ये सभी स्पर्श व्यंजन है, ध्यान रखना। का चा टा ता पा के बाद अगर ना या मा आए तो पहले वर्ण का रूपांतर पांचवें वर्ण में हो जाता है, यानी कि का कहां हो जाएगा, का जो है वह डा बन जाएगा, चा का इया बन जाएगा, टा का जा बन जाएगा, और फिर उसके बाद का टा ठा डा ढा ड़ा हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी ड़ा हो जाएगा, टा ठा डा ढा ड़ा, फिर ता था दा धा ना हो जाएगा, पा फा बा भा मा हो जाएगा। समझ में आया, तो ये पांचवें वर्ण में तब्दील हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था या रा ला वा और हा आए या कोई स्वर आए तो वो तीसरे वर्ण में बदल रहा था, लेकिन जब उन्हीं स्पर्श व्यंजन के पहले अक्षर के साथ में, पहले वर्ण के साथ में अगर कोई भी ना या मा लगे, ना या मा लगेगा तो उसका पांचवा वर्ण बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में वो बदल जाता है। देखिए कैसे यहाँ पे जैसे आ रहा है वाक, तो यहाँ का है, आप देख रहे हो का है, और यहाँ पर आ गया माँ, तो माँ का पांचवा वर्ण कौन सा है आप बताओ, माँ का जो सॉरी का पांचवा वर्ण क्या हो रहा है, डा हो रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, वाक लिया, फिर वो डा लगाया, और ये माँ तो मैं आधा कर चुकी थी तो उसको मैंने नीचे लगा दिया। फिर उसके बाद आ रहा है जैसे टा आया, टा के ये है दिक, यहां पर क्या आया का के आगे ना लगा तो क्या हो गया आप बताओ, ये का के आगे हमने लगाया तो डा हो जाएगा, उन्होंने क्या बताया, का के आगे वो डा बन जाएगा। फिर आते हैं टा, टा के आगे जब मां लगेगा तो क्या होगा, ये रहा टा, वो बन जाएगा डा, ये देखो डा आया, देखा ना, ये आधे स्वर में बदल रहा है, याद रखना आधे व्यंजन में है, पूर्ण व्यंजन में नहीं आ रहा है, आधा आधा आ रहा है। फिर उसी तरह टा के आगे माँ आया तो यहाँ पर डा हो गया, और वो छोटे की मात्रा आगे, क्योंकि ये स्वर हमारा व्यंजन जो है वो हमारा पूर्ण नहीं था, इसलिए वो उसके आगे वाली मात्रा में लग गया। नेक्स्ट है, यदि ता के बाद चा या छा हो तो ता का चा डा ठ और जा का ल हो जाता है। ता हो तो ता का चा और डा और ढा हो जाता है, और जा का क्या हो जाता है, ला हो जाता है, ला का हो तो ल हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पर देखिए क्या है, उन्होंने बोला क्या, यदि ता के बाद, ता के ये जो ता वर्ड है, अगर इस ता के बाद चा और छा आता है तो ये ता आधा हो जाता है, ध्यान रखना, ता के बाद अगर ये आएगा तो ता आधा हो जाएगा, और अगर ता के बाद चा डा ढा आए, चा डा ढा आएगा तो जा हो जाएगा, ल हो जाएगा और ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा। अब यहां पर पहले देखिए सत है, ता आया, उसके बाद उन्होंने बोला चा आएगा, देखो चा आ गया,
अब इनका क्या बन जाएगा, आधा आधा आधे वर्ड बन जाएंगे। ता का त का च हो जाता है, आधा चा बन जाएगा। तो देखो ये आधा चा बन गया, दिख रहा है आधा चा आपको, आधा चा बन गया। वो ता जो है किसमें तब्दील हो जाता है, आधा चा में, और बाकी तो चरित्र पूरा का पूरा ही आ जाएगा। ये ता जो है वो किसमें बदल जाएगा, आधे चा में बदल जाएगा। ये वर्ण एज इट इज आएगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। ये देखो इतना पूरा आया हुआ है, लेकिन ये जो सत है ये ता का आधा च बदल जाएगा। फिर उसे ता के आगे चा आया, फिर देखिए फिर ये चा आया, तो आप ये जो ता था ये क्या है, देखो आधा चा बदल गया, और बाकी चारण वैसा का वैसा ही एज इट इज, ये चारण पूरा एज इट इज यहां पर आ गया। नेक्स्ट आते हैं सत, यहां पर ता है वहां पर ची है। अब देखना, ध्यान रखना, यहां पर छोटी ई की मात्रा लगी है, तो ता जो है वो चा में तब्दील होगा, लेकिन मात्रा उससे पहले लग जाएगी। फिर यहां पर ता है, फिर यहां चा है, ये देखो ता का चा बन गया। तो क्लियर हुआ आपको, अगर ता के बाद चा या छा हो तो त का, इस ता का चा डा ढा बन जाता है, ठीक है, चा डा ढा हो, और जा का ला हो तो ली बन जाता है। यही हमने नियम आपको यहां पर बता दिया। ये हमारा तीसरा नियम था। चौथा नियम आते हैं, यदि ता के बाद शा हो तो ता के स्थान पर चा और श के स्थान पर छ हो जाता है। देखिए यदि ता है, अभी हम ता ही पढ़ रहे हैं ना, ता के बाद अगर शा आए, ठीक है, क्या है, ता, ये देखो ता के बाद यदि शा आए तो ता का चा हो जाता है, ता का क्या हो जाता है, चा हो जाता है, ये देखो चा आया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, और शा के स्थान पे अगर ता है और अगर शा के स्थान पर छा हो जाता है। अब उन्होंने क्या बोला, जैसे यहां पर शा आया, देख रहे हो, ता के बाद अगर शा आए तो वो क्या बन जाता है, छ बन जाता है। ये देखिए, समझ में आ गया। देखिए चलिए अब इसको मैं पूरा क्लियर आपको बताती हूँ। उन्होंने पहला नियम बताया, ता के बाद अगर शा होगा तो छा, चा और छा बन जाएगा। अब ये देखो हुआ, चा भी बना और हमारा छा भी बना, शा के स्थान पर छा, दोनों नियम चल रहे हैं साथ में। ता का बनेगा चा, और जो ये शा है इस शा का बनेगा छा, क्या बनेगा, शा बनेगा, दोनों साथ पैरेलल चल रहे हैं। ता है, ये देखो सत प्लस शाक, तो शत का ये जो ता था इसका देखो यहां पर आधा चा बना ये, और ये जो शा था इसका क्या बना, छा। दोनों नियम साथ साथ चल रहे हैं, एक नहीं दोनों चलेंगे साथ में, दोनों शब्द अपने आप को बदल देंगे। सत प्लस शाक सत छात्र। फिर आते हैं, फिर छाक होगा, छाक। फिर आते हैं यहाँ पे सत प्लस शिव। अब ये ता का देखो क्या बना, चा बना, फिर शा का क्या बना, छा बना, तो क्या है यहाँ पर, तत् प्लस शिव, तो क्या होगा, तत् छीव। फिर है उत, ता का श्वास, यहां पर सा आधा याद रखना, श्वास ये आधा सा है, फिर वा है प्लस आ है। इस स्वा का हम आपको पूरा वो बता रहे हैं, विच्छेद बता रहे हैं, ठीक है। सत, तो यहां ता का बना आधा चा, शा का बना छा। अब चूंकि यहां पे वा था तो ये देखो वा नीचे इसके लटक गया, देखा ना, वा इसके नीचे लटक गया और ये आ की मात्रा लग गई। फिर नेक्स्ट आते हैं यहां पर सत प्लस शिष्ट, यहां पर क्या आया, सत प्लस शिष्ट, तो यहां उत प्लस शिष्ट आ रहा है, तो यहां तक त है और यहां शा है, तो चा का बना, ता का बना आधा चा और यहां बना छा। तो कभी भी याद रखना, ता के आगे अगर श आ रहा है, ता के बाद शा आ रहा है, तो ता का चा बनेगा और शा का छा बनेगा। और यदि हा हो, मान लो शा की जगह अगर हा हो जाता है, जैसे यहाँ शा था उसकी जगह अगर हा होगा तो ता का दा बनेगा और हा का धा बनेगा, यानी ये जो ता था हमारा क्या बन जाएगा, वो दा में तब्दील हो जाएगा, और वो जो हा है वो धा में तब्दील हो जाएगा, मतलब वो वर्ण आपस में बदल जाते हैं। यदि किसी स्वर के बाद छा आए,
आ जाए तो छा से पहले चा का आगमन उच्छ्वस हो जाता है। मान लीजिए उधर आपका जो पहला शब्द आ रहा है उसके अंत में स्वर होगा, और जो दूसरा है उसके जो दूसरा शब्द आ रहा है उसका पहला वर्ण आपका क्या होगा, छा होगा। तो वो छा हमेशा उच्छ्वस में बन जाएगा, यानी आधा चा और छा में तब्दील हो जाएगा। कैसे होगा, चलो देखते हैं। हाँ, ये देखिए अनु, यहां अनु में ना के नीचे हमने हलंत लगाया और यहां पर जो है ये ऊ रहा, ठीक है, आया। अब ये ऊ है, ये स्वर है, चूंकि ये क्या है, ये एक स्वर है। उन्होंने बोला भी यही नियम, क्या बोला, स्वर के बाद। अब स्वर के बाद देखो छा आ गया, तो अब क्या करें हम, तो वो जो स्वर आया था उसका हमेशा आधा चा बन जाएगा, हमेशा आधा चा बन गया, ये देखो उच्छ्वस हो जाएगा, और एक ही मात्रा तो लगी है। वही यहां पर क्या आया, आपकी छोटी ई है, छोटी ई प्लस 6 आया, तो यहां पर वो छोटी ई किस में लग गई, उसके वो जो परी थी वो तो उसमें ही लग गई, और वो जो राय था यहां पर आधा चा लग गया और छेद हो गया। क्या हो गया, परिच्छेद, मतलब एक एडिशनल जो है वो वर्ड जुड़ जा रहा है। फिर आ है, आ के आगे छा होगा तो क्या होगा, आच्छादन। फिर है वी है, इसमें भी आपकी क्या लगी है, छोटी ई लगी है, इसमें 6 लगा है तो विच्छेद हो गया। बहुत इजी है ये, तो बहुत आसान था। यानी कि सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, स्वर के बाद अगर कहीं छा आ रहा है तो उसके आगे चा जुड़ जाएगा, बस आधा चा जो है वो हमें जोड़ देना है। नियम संख्या 6 है, यदि मां के बाद स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक आए तो मां का अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ण पर पंचम वर्ण हो जाता है। अनुस्वार का मतलब जानते हो ना, ऐसे करके बिंदी लगती है, जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगती है उसको पंचम स्वर कहते हैं। तो अब यहां पर आपको बताना है कि यदि मां के बाद अगर स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन क्या है, का से लेकर मां तक, का खा गा घा णा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो वो जो 5 लाइन के 5-5 वर्ण हैं वो पूरे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये स्पर्श व्यंजन आएंगे तो मां जो है वो हमेशा अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार मतलब क्या होता है, वो हमेशा पंचम वर्ण की बिंदी लगती है, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। पंचम वर्ण हमेशा अनुस्वार में इस्तेमाल किया जाता है। पंचम वर्ण क्या होता है आपको पता है ना, स्पर्श व्यंजन की हर एक लाइन का 5वां वर्ण, उसको पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक है, पंचमाक्षर। तो अब यहाँ पर क्या है, पंचम वर्ण, यहाँ पर जो से का वर्ग का 5वां वर्ण क्या है, ड है, ठीक है। फिर चा छा जा झा इया, फिर टा ठा डा ढा णा, फिर ता था दा धा ना, फिर पा फा बा भा मा। तो ये जो है का वर्ग का 5वां, ये चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, मा वर्ग का, ये सभी पंचम वर्ण है, ये हैं पंचम वर्ण। समझ आया, स्पर्श व्यंजन के ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये हमेशा अनुस्वार में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अगर इनके नीचे हम हलंत लगा दे ऐसे ऐसे करके, तो ये हमेशा क्या होगा, ये किसी भी शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब यहां पर आइए, इन्होंने क्या बोला, मां के आगे अगर पंचम वर्ण है, तो अब यहां पर देख रहे हैं उन्होंने क्या बोला, स्पर्श व्यंजन है। अब यहां पर देखिए मां है, मां के आगे का आया, तो अब ये मां जो है वो किस में बदल जाएगा, इस अनुस्वार में बदल जाएगा। देखिए सा के ऊपर हमने अनुस्वार लगा दिया और कल्प जो है वो एज इट इज ऐसे यहां पर चला गया। उसी अलम में यहां पर देख रहे हैं ये जो मां है ये कहां चला गया, ये इस बिंदी में बन गया और कार हो गया अल कार। मां जो है वो सिर्फ बिंदी में बदल जाएगा। उसी तरीके से ये जो मां है वो क्या है, देखिए यहां पर बदल गया बिंदी में, अनुस्वार में। फिर दूसरा आइए, ये मां जो है वो यहां पर बिंदी में, अनुस्वार में बदल गया। बहुत इजी है ये भी, जो भी आपका याद रखिए, मां के आगे कहीं पर भी स्पर्श व्यंजन का कोई भी व्यंजन आएगा, स्पर्श व्यंजन का, वो मां सीधे सीधे जो है अनुस्वार में तब्दील हो जाएगा। 7वां नियम है, मां के बाद मां आने पर मां द्वित मम हो जाता है। अगर मां के बाद फिर से मां आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये मां है, ठीक है, और फिर ये मां है, तो जब इसको बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, मम हो जाएगा।
ये बन जाता है, ये नियम है। देखिए क्या यहाँ पर है, ये आया माँ, ये माँ है आधा, ये है पूरा मम, तो ये यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये आधा माँ और पूरा माँ हो जाएगा। फिर ये आधा माँ और ये पूरा माँ है, तो यहाँ पर सम्मिश्रण हो जाएगा। तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं थी, खाली वो पहले के दो नियम जो हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि वो आपके वो दोनों ही स्पर्श व्यंजन के आगे लग रहे थे, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो और बहुत ईजी है, अमूमन हम लोग यूज ही करते हैं उसको। आठवां है, देखिए क्या है, माँ के बाद या रा ला वा हा श श सा श स ह, यानी कि आपके अंतः स्तः, ये देखिए ये आपके कौन से हैं, अंतः स्तः व्यंजन है और ये आपके स्पर्श व्यंजन है, ठीक है ना। देखिए माँ के बाद अगर अंतः स्तः और स्पर्श व्यंजन आने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है, यानी कि अगर आपका, उन्होंने अभी क्या बोला था, ध्यान दिया आपने, अगर स्पर्श व्यंजन आएगा तो भी माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार बदलेगा। तो अब क्या होगा, अगर माँ के आगे अंतःस्थ व्यंजन आते हैं तो भी वो अनुस्वार होंगे और अगर स्पर्श व्यंजन होंगे तो भी वो अनुस्वार में ही बदलेगा। तो बेसिकली स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के आगे जो है पहले आधा म यानी म आता है तो वो हमेशा अनुस्वार में ही बदलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर माँ आया, ये आपका माँ है, ये अंतःस्थ व्यंजन है, ये आपका अनुस्वार में बदल गया। फिर ये माँ आया, ये देखिए आपका क्या है, ला, ये भी अंतःस्थ व्यंजन है तो ये भी अनुस्वार में बदल गया। फिर माँ है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी आपका अंतःस्थ व्यंजन है, ये भी बदल गया। फिर है माँ है, फिर वाह है, अंतःस्थ व्यंजन है, ये भी आपका किस में बदल गया, अनुस्वार में। सम प्लस यम संयम, सम प्लस लाप संलाप, फिर सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस वाद संवाद। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि आधे माँ यानी म के आगे अगर कहीं पर भी अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आते हैं वो हमेशा अनुस्वार में ही बदलेगा। नवा हमारा है री ला शा, क्या है, री र और शा के बाद ना या ड़ा हो जाता है, ना का ड़ा हो जाता है, यानी कि ये जो तीन शब्द हैं इनके बाद अगर ना आता है तो वो ड़ा बन जाता है, परंतु चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और शाक तथा सा आए तो ना हो का ड़ा हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और शा और सा हो तो ना का हमेशा अड़ा हो जाता है। मतलब बेसिकली आप अगर ध्यान दोगे तो इन्होंने क्या बोला है, का वर्ग को छोड़कर, का खा गा घा ड़ा, इनको छोड़कर आपके यहां पर चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये तीन वर्ग हैं और शा सा ये सब आएंगे तो ना का हमेशा ड़ा हो जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले तो री रा शा, ये भी आपका ऊष्म व्यंजन में है, ये अंतःस्थ व्यंजन में है, ये स्वर में है, ठीक है। फिर उसके बाद ये व्यंजन आ गए आपके सारे और ये आपके व्यंजन स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं और ये सा, शा और श ये आएंगे तो ये आपका आने पर हमेशा ना का ड़ा बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, अब यहां पर आपको क्या आया, ये देखिए रा आ रहा है, रा के आगे ना आया, ये देखिए रा था, रा आया, रा के ना आया तो ये हमेशा क्या बन गया, ड़ा बन गया। फिर यहां पर रा आया, फिर यहां ना आया, ये देखिए ड़ा बन गया। जो ये ना है ये ड़ा में तब्दील हो जाएगा। फिर यहां पर क्या आया, माँ आया। अब माँ किस में आता है, आपका यहाँ पा फा बा भा माँ आता है, ठीक है, वो आया। माँ आया, यहाँ पर माँ के आगे स्वर आया आ तो यहां पर भी क्या बन गया आपका, माँ, नहीं ये तो है ही नहीं आपका, ये इसमें है ही नहीं, ये इस व्यंजन में नहीं है, सॉरी। फिर आता है ये देखिए रा है, उन्होंने रा बोला है ना तो माँ तो आपका इस व्यंजन में आ ही नहीं रहा है तो इसलिए यहां बनेगा नहीं। ये देखिए रा है, रा के आगे यहां पर चा आया, उन्होंने क्या बोला था ना, चा वर्ग, चा वर्ग का पहला आया, फिर यहां पर ये क्या बन गया, आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर ऊपर चला गया ना, ये रा कहाँ है, ऊपर चला गया। तो समझ में आया आपका ये क्या हुआ, संधि विच्छेद का अगला नियम।
नेक्स्ट अब हम आ गए विसर्ग संधि। स्वर संधि हो गई, विसर्ग संधि। इन नियमों को आप कई बार अगर पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपसे बोल रही हूँ, जब पहली बार पढ़ते हैं कंफ्यूजन होता है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ी थी तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन हाँ ये है कि जब एक दो बार हम इसको हिंदी में इस्तेमाल करते हैं और कई बार पढ़ते हैं तो चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होती जाती है, अपने आप हम उनको क्लियर करते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हम विसर्ग संधि में। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, संस्कृत में जो ऐसे करके जो दो बिंदियां लगती हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। संस्कृत आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों को पता है कि विसर्ग क्या होता है। अब इन दो बंदियों को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। अब इन विसर्ग के पश्चात यानी कि पहले विसर्ग होगा और इनके बाद अगर स्वर और व्यंजन आए, स्वर आए या व्यंजन आए, ठीक है, आने पर विसर्ग में जो भी परिवर्तन होगा वही आपका विसर्ग कहलाता, विसर्ग संधि कहलाती है। अब यहां पर आप देख रहे हो, जैसे भी आपने यहां देखा, यहां पर ये निह था और इधर छल था, तो अब ये विसर्ग है और इसके आगे ये क्या आया, ये व्यंजन आया ना, छा, चा, छ, जा, झा, इया, तो छा आया, तो ये इस विसर्ग का क्या बन गया, श बन गया। ये नियम है। ठीक है, तो इस नियम के तहत जब हम देखते हैं तो क्या होता है, इसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब इनके भी अपने नियम होते हैं, इनको नियम को जानना जरूरी है। देखिए नियम क्या है, चलिए विसर्ग संधि के नियम क्या दिया गया है। विसर्ग का ओ, यानी कि विसर्ग का जब ओ होता है, यानी कैसे, अब यहां जो विसर्ग यानी कि ये बिंदी, विसर्ग के पूर्व यदि आ हो और बाद में ऊ हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब इस विसर्ग का ओ बनता कैसे है, बेसिकली क्या है, इस विसर्ग को हम ओ कैसे बनाते हैं। देखो क्या है, आ हो, सबसे पहले तो पहले आ हो, पहले आ कहाँ है, अब यहां पर देखिए क्या है, मनहा, यहां पर क्या है, मनहा, मना है, तो ना को हमने विसर्ग रहित किया, यहां पर क्या आया, आ आया, तो समझ में आया, ना के आगे यहां पर विसर्ग है। ये विसर्ग के आगे क्या है, यहां पर ये आपका आ है, दिख गया आ, तो ये चीज इन्होंने बोली आ हो, हो और बाद में ऊ हो। अब बाद में ऊ यानी कि यहां पे ऊ हो तब, अब लेकिन ऊ है नहीं, ऊ हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो। अब किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि का तीसरा कौन सा होगा, का खा गा घा ड़ा, फिर चा का चा छा जा झा इया। ठीक है, जैसे यहां पर तीसरा चौथा पांचवा कौन सा होगा, का वर्ग का है, का खा गा घा ड़ा, फिर चा छा जा झा इया। ठीक है, फिर है टा ठा डा ढा ड़ा, फिर है ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो ये है आपके तीसरे चौथे और पांचवें वर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, या फिर आ गया अंतःस्था व्यंजन, या रा लावा। ठीक है, या रा लावा और हा आए, अंतःस्था और स्पर्श व्यंजन का हा। तो इस कंडीशन में हमेशा जो है वो ओ बनेगा, यानी ये जो विसर्ग वाली जो दो बिंदियां होती हैं ये हमेशा ओ की मात्रा में बदल जाएंगी, ओ की मात्रा में आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी, चलिए देखिए। अब यहां पर आ था, अब इन्होंने बोला था तीसरा पांचवा और चौथा वर्ण। अब देखिए यहां पर तीसरा वर्ण है, तो ये आ गया बा, तो इसका क्या हो गया, ओ की मात्रा में बदल गया। ठीक है, मन प्लस बल है और ये विसर्ग किस में बदल गया, ओ की मात्रा में। उसी तरह यहां पर आ है और इसके बाद रा है, ये देखिए यहां पर ये रा है, ये रा आया, इसका क्या हो गया, ओ की मात्रा। ये विसर्ग जो है ये सिर्फ ओ की मात्रा में बदलेगा और ये रा एज इट इज रथ, और ये दोनों एक ही चलेंगे। फिर यहां पे देखिए आ है, यहां पर हा आ गया, ये देखिए हा दिया है, यहां पर क्या हो गया, ओ की मात्रा हो गई। फिर तपह है, यहां पर हा है, यहां बा है, फिर तपो हो गया।
तो समझ में आया, विसर्ग का ओ कब बनता है, जब स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या फिर अंतःस्थः वर्ग हो पूरा, या रा लावा और सिर्फ हा हो। तो उस कंडीशन में, या आ हो, ठीक है, इस कंडीशन में हमेशा विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विसर्ग का रा कब बनता है। अब वो जो विसर्ग होते हैं उसका रा कब बनता है। विसर्ग के पूर्व यदि आ रहा है, यानी विसर्ग जो लगा है उसके पहले आ होगा और बड़ा आ, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, से भिन्न कोई भी स्वर हो और बाद में स्वर हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या रा ला वा का कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। तो समझ में आया उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये चीज बोली कि यदि पहले जो विसर्ग लगा रहे हैं उसके पहले छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर हो, कोई भी स्वर आए, सिर्फ जरूरी नहीं है कि यहाँ पर छोटा आ बड़ा आ ही हो, यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, कोई भी हो सकता है। यहाँ नी की जगह नू भी हो, ने भी हो, यानी कि कोई भी स्वर हो, ना के पहले कोई भी स्वर हो। और बाद में, अब बाद में आ जाओ, बाद में उन्होंने क्या बोला, स्पर्श व्यंजन का वही तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, ठीक है, वो हुआ, और अंतःस्थः हो, तो कोई भी हो वो हमेशा रा में बदल जाएगा। यहां पर आपको एक हा और कम कर दिया है। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर ना है तो इससे पहले कौन सा स्वर है, वो छोटी ई का स्वर है, ये विसर्ग है, तो ये छोटी ई हमेशा क्या है, रा में बदल जाएगी। हमेशा देखिए रा आधा होकर, तो वो हमेशा रेफ के तौर पर चला गया। फिर उसके बाद दू आया, ऊ आया, ऊ का के बाद स्वर है, तो ये हमेशा क्या हो गया, छोटा ऊ यहां लग गया, यहां पर दुराशा हो गया। अब ये आप बोल रहे हो कि यहां तो ऊपर चला गया, लेकिन यहां तो आपने पूरा पूरा बता दिया। अरे भाई यहां पर बड़ा आ है ना, तो बड़ा आ के साथ जब ये रा मिलेगा तो ये तो पूरा रा हो जाएगा ना। अब ये जो रा है, इस रा के साथ जब हम बड़ा आ मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा ना, है ना। अब इसके साथ, तो इस ई की मात्रा के साथ जो ई, ये छोटी ई थी, इसके साथ तो हम कुछ देख ही नहीं रहे, तो इसका तो रा का रा ही बनेगा ना। फिर आते हैं यहाँ ना है, अब ना के ये आ है, छोटा आ है, और यहां पर देखिए दूसरा आपका जा आ गया, तो यहां पर क्या बन गया, उसका ये जो आपका विसर्ग था, यानी कि ये जो विसर्ग था इसका क्या बन गया, ऊपर रेफ लग गई। फिर आते हैं, फिर यहां विसर्ग है, फिर यहां पर आपका तीसरा वर्ग है, का वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो वो क्या बन गया, रा बन गया। समझ में आया। अगर मात्रा है, जैसे बड़ा आ है, तो वो रा तो पूर्ण हो जाएगा, और अगर भाई आ नहीं है तो उसको कोई पूरा करने वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में वो क्या चला जाएगा, वो चला जाएगा ऊपर। तीसरा नियम है, विसर्ग का श कब बनता है। जो विसर्ग हम बोलते हैं उसका श कब बनता है। विसर्ग के बाद चा, छा या शा आए तो विसर्ग का शा बन जाता है। चा हो, छा हो या शा हो, उसका हमेशा शा ही बनेगा। आप देखिए यहां पर इन्होंने बोला है ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा आया तो क्या बन जाएगा, शा। ये देखो, अब इसको कंफ्यूज नहीं होना क्या है मैं बता रही हूं, ये ऐसे लिखा हुआ है, निश्चल, निश्चल, ठीक है। ये चूंकि लिखते समय जो है ना, हम लोग तो कंप्यूटर से टाइप करते हैं तो वो इस तरीके से ले लेता है, तो ये निश्चल हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो आधा शा बन रहा है, याद रखना, हलंत लगा हुआ है तो इसलिए ये आधा शा बनेगा, पूरा शा नहीं बनेगा, आधा शा बनेगा। हाँ, फिर जैसे दू है तो उसमें भी विसर्ग लगा है, उस विसर्ग के बाद देखिए शा आया, तो जाहिर सी बात है वो विसर्ग आधा शा बना, और इस शासन का पूरा शा ये हमने लिया। फिर उसके बाद नी के बाद छा है, तो फिर यहां देखिए निश्चल आया, फिर या चा, ये निश्चल है, ये निश्चल है। फिर आते हैं हरि रा, देखिए वहां पर ई आ रहा है, उन्होंने बोला है ना कि यहां पर विसर्ग के बाद चा, छा, शा कोई भी आए, तो यहां पर वो देखिए आपका हरि ही, यहां पर विसर्ग नहीं लगा है, तो ये चंद्र आया, तो यहां पर ये क्या हो गया, शा बन गया, हरीश चंद्र। ये ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, हरीश चंद्र,
ठीक है, तो ये हो जाता है हरीश चंद्र। तो वो जो था वो आधा श यहां पर बन जाता है। सिर्फ चा छा शा आएगा तो वो हमेशा शा ही रह जाएगा विसर्ग में। चौथा नियम है विसर्ग का सा कब बनता है? कब बनता है? जब विसर्ग के बाद ता या शा हो तो हमेशा सा बनता है। ता हो या शा हो तो उस कंडीशन में हमेशा क्या बनेगा? शा ही बनेगा। जैसे आप देख रहे हो यहां पर ता आया, ये देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर ता आया तो ये देखो आधा शा बना, ये देखो आधा शा है ना, तो हम आधा शा ही बनाएंगे। विसर्ग के बाद शा आया तो ये देखो आधा शा है, बाकी तो वो पूरा शा का शा आएगा ही आएगा, वो खाली विसर्ग जो है वो आधे शा में बदलेगा। फिर है यहां पर देखिए विसर्ग है, फिर उन्होंने क्या बोला कि आपका जो नेक्स्ट आया वो आपका ऊपर निर्भय यहां पर, अच्छा ये इस नियम के अंतर्गत आ ही नहीं रहा है, सॉरी हटा दीजिए इसे, ना है। फिर उन्होंने बोला क्या? ता आएगा तो उसका भी शा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तब्दील हो जाएंगे। फिर आ गए हम विसर्ग के पांचवें नियम पे। विसर्ग का शा कब बनता है? जब विसर्ग के पूर्व यदि ई या डा हो, विसर्ग से पहले, यानी कि आप यहां पर ये देख रहे हैं विसर्ग से पहले यहां पर ई है और क्या हो? डा हो, तो बाद में का, स्वा, टा, डा, पा, फा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का शा बनता है। यानी पहले ई और डा होगा और उसके बाद जो है डी, यहां डा नहीं ये ऊ है, सॉरी ये गलत नियम लिखा है, ई का ई और या ऊ हो, ई और ऊ हो तो का, स्वा, टा, डा, फा, यानी कि यहां बाद में ये हो तो हमेशा जो है वो शा बनेगा, आधा श बनेगा। देखें यहां पर छोटी ई की मात्रा है यहां पर, तो पहले ई हुआ, फिर विसर्ग हुआ, फिर यहां पर क्या आया? आपका का आया, ये देखो का दिया था, का आया, तो ये विसर्ग का क्या बन गया? शा बन गया। नी आया, फिर शा, विसर्ग का शा बना, फिर काम आया, निष्काम। फिर उसी तरह ना आया विसर्ग और ठा, ठा बोला था उन्होंने और ऊ की मात्रा है, तो नी तो हमने वैसे ही लिया, विसर्ग का शा बना और ठू ठुर आ गया। नेक्स्ट आते हैं, ये नी आया, विसर्ग आया, फिर यहां पर पाप आया, तो अब इसका क्या होगा? निष्पाप। नेक्स्ट आते हैं धनु, अब ऊ है पहले, आप देखो ऊ दिया है ना, फिर टंकार, तो धनु तो पूरा आया, फिर विसर्ग का शा बना और ये टंकार, धनुष टंकार, ठीक है, धनुष टंकार हो गया। नेक्स्ट है छठा नियम, विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी कि जो विसर्ग के आगे, अब विसर्ग के आगे अगर रा है, ये विसर्ग है और आगे अगर रा है, तो उन्होंने क्या नियम बताया कि रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, वो विसर्ग लोप हो गया और वो जो उसके आगे स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। यानी कि जो छोटी ई की मात्रा है वो दीर्घ स्वर में बदलेगी तो क्या हो जाएगी? बड़ी ई तो बड़ी ई में हो जाएगा और विसर्ग जो है वो गायब हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि अगर विसर्ग के आगे रा हो तो। अब ये रा है तो देखो, निहि रोग का निरोग, निहि रस का नी रस, निहि रज का नी रज और निहि रव का हो जाएगा नी रव। फिर आते हैं नंबर 7, का, पा, फा से पूर्व विसर्ग ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अब अगर मान लो ये पूरे हैं, आधे नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर अभी उससे पहले का आया था, तब आधे आधे का, आधे पा, आधे फा ये चल रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने हमको क्या बताया है कि अगर पूर्ण का, पा, फा है तो उस कंडीशन में विसर्ग ज्यों के त्यों बने रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे यहां दिया है अधा, फिर पा आया तो अधा पतन, सेम वही रहेगा, अंतः अंतः करण, अंतः पुर, फिर है प्रातः काल। तो जब अगर मान लो क्या उन्होंने बताया कि अगर का, पा, फा पूर्ण रूप से आते हैं यानी कि स्वर रहित आ रहे हैं तो उस कंडीशन में इन स्वर विसर्गों में कोई भी बदलाव नहीं रहेगा, वो एज इट इज ही आ जाएंगे, किसी तरह के बदलाव को हम फेस नहीं करेंगे।
तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कितने बढ़िया से हमने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी। ये तो सारा हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं ये लेकर आई हूँ कि आपके लिए सभी के लिए शुरू हो चुका है अद्भुत बैच। ठीक है, तो जल्द से जल्द आपको इसमें शामिल होना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये हमारी पढ़ाई के लिए। अब ये जो अद्भुत बैच आ रहा है आपके सामने दिया है, इंग्लिश मीडियम की क्लास 6 to 8 के लिए है। ये जो बैच शुरू हो रहा है, इसमें जो हम सब्जेक्ट्स जो कवर अप कर रहे हैं, ये आपके सभी सब्जेक्ट हैं जो हैं आपके साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जा रहे हैं। इस बैच में आपको सारी पढ़ाई कराई जाएगी, लेकिन ये किस स्टेप से कराई जाएगी या किस पैटर्न से कराई जाएगी, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स की आपको पढ़ाई कराई जाएगी, इसमें आप सारा जो CBSE का सिलेबस है वो आपको कवर अप किया जाएगा। वो सारा आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा, सारी चीज़ें वो कवर अप करने के बाद भी हम उसके डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर कर दिए जाते हैं उसके बाद भी आपके पास डाउट रहता है, तो कुछ डाउट सॉल्विंग सेशन किए जाएंगे। फिर 1 शॉट रिवीजन, यानी कि एक शॉट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा हर एक चैप्टर का। क्या होता है ना, जैसे हमने समझ तो डिटेल में लिया, फिर 1 शॉट रिवीजन में क्या होता है, हमारा रिवीजन हो जाता है, वो काम हमारा इसमें हो जाएगा। फिर आपको नोट्स भी इन सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट और सोल्यूशन होगा। जब हम आपको सारा सब चीज़ें पढ़ा देंगे तो फिर हम आपका टेस्ट भी लेंगे। टेस्ट ये मत सोचिए कि हम इसलिए लेते हैं कि आपको वैल्यूएट करें, हम सिर्फ टेस्ट इसलिए लेते हैं कि आप अपने आप को जान सकें कि आपसे क्या चीज़ जो है वो मिस हो रही है। कभी भी कहीं पे भी टेस्ट हो तो ये मत सोचिए कि हमसे हमारे बारे में जानी जा रही है, ये जाना जा रहा है कि इस टेस्ट के ज़रिए आप अपने आप को जान पाओगे। हमेशा टेस्ट यही समझ के देना। और फिर उनके हम सॉल्यूशंस भी आपको कराएंगे। माइंड मैप्स वीडियो रहेंगे आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। बाकी आपके ऑब्जेक्टिव MCQs बेस में भी लेके आएंगे, क्योंकि दोनों ही पैटर्न से आपसे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सारा कवर अप किया जा रहा है, और ये अद्भुत बैच में अभी आपके लिए 50% ऑफ चल रहा है। तो हरी अब जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल कराइए। और अगर आप अभी कराते हो तो आपको अभी कूपन मिल रहा है मैग्नेट 10 के नाम से। ये कूपन अगर आप अभी अप्लाई कर दोगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट हो जाएगा। आप सोचिए 50% प्लस 10%, आपको 60% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जल्द से जल्द इसे लीजिए, है ना। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, मान लीजिए इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे या कोई और चीज़ें आपको पूछनी हो, तो उसके लिए आप डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं इस नंबर पे 7049597408। इस नंबर पर आप तुरंत जल्द से जल्द कॉल लगाइए और सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया गया है जिसमें एक फॉर्म है, उसे आप फिल करोगे। इसमें आपसे कुछ आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, उसे फिल करिए। फिल करते ही आपके साथ जो है जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी आपको इसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो हरी अब शुरू हो चुका है बैच। ऐसा नहीं हो कि आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएं, तो जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल कराइए। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।